वेलकम प्रोटीन्स क्लास 8th का हमारे पास ये साइंस का चौथा चैप्टर है, दहन और ज्वाला। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, आपको चैप्टर सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी का जो एक एक लाइन है वो अपने में खुद में बहुत मायने रखता है, बहुत मतलब रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम इस वीडियो में बेसिकली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होंगे वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा, तो आप हाईलाइटर लेके बैठो, है ना, मार्कर वार्कर जो है तुम्हारे पास लेके बैठो, पानी वानी पी के बैठो, चैप्टर पूरा एंड तक देखना। तो चैप्टर इतना अच्छे से तुम्हारा कवर हो जाएगा, है ना, कि इसके बाद इस चैप्टर के लिए और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हलवा बना के दूंगा, बस निकलना है, चबाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बिना किसी डिले के हम चैप्टर करते हैं स्टार्ट। नाम से सबसे पहले हम शुरू करेंगे। नाम में क्या है सर? दो चीज़ें हैं, दो वर्ड हैं, एक है आपको दहन और दूसरा है आपका ज्वाला। ठीक है, तो दहन का मतलब होता है जलना, हमसे आपसे जलने वाला जलना नहीं, ठीक है, सास बहू वाला जलना नहीं। एक जो प्रोसेस है जलना, ये वो दहन है। दहन के माने होते हैं जलना। अरे अरे अरे, क्या कर दिया मैंने, सारा मेहनत बेकार। दहन के माने क्या होते हैं बच्चों? जलना। कोई चीज़ जलता है ना, तो जलने वाले प्रोसेस को कहते हैं कि हाँ भाई ये जल गया, ये ख़त्म हो गया, वो प्रोसेस आपका दहन है। और ज्वाला कहते हैं आग को। वो जो चीज़ आप देख रहे होते हैं थोड़ा सा रेडिश कलर का जो भी है ना, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आपका ज्वाला है, ये आपका आग है। तो दोनों वर्ड अलग अलग है। दहन मतलब जलना, एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है, और एक ज्वाला आग है जो आप देखते हो। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम मत समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों में चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है, ईंधन का इस्तेमाल तो होता ही है। ईंधन क्या करता है? ईंधन हमें ऊर्जा देता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, अच्छे से बैठा लीजिए। ईंधन क्या करता है? ईंधन ऊर्जा देता है। ठीक है, और ऊर्जा क्या करता है? ऊर्जा से कोई काम किया जा सकता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये भी ऊर्जा की बदौलत है। बिना ऊर्जा के मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, मैं मूव कर पा रहा हूँ अपने बॉडी को, ये भी ऊर्जा की वजह से, एनर्जी की वजह से है। एनर्जी का डेफिनेशन ही होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है कि नहीं, काम करने की क्षमता। तो यहाँ पर ऊर्जा जो होता है वो ईंधन से प्राप्त होता है। हमारे लिए ईंधन खाना पीना है। ठीक, कह रहा है क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों का नाम बता सकते हैं? कोई बता सकता है, मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल, है ना। चलिए, अब कह रहा है कि उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों का नाम बताइए। जैसे मोटर गाड़ियों में चलाने वाले कौन से ईंधन में काम में आते हैं? सबको पता है मोटर गाड़ी में कौन सा आता है भाई, मोटर गाड़ी में पेट्रोल आता है। अब कह रहा है आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे जैसे गोबर, हाँ, गांव घर में गोबर से भी उपला वगैरह बना करके उससे भी खाना वाना बनाने का काम करते हैं। लकड़ी से भी जो है जला करके उसकी गर्मी का बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिस्किट फैक्ट्री से लेकर के घर के चूल्हे तक। कोयला का इस्तेमाल तो आपने देखा ही होगा, हर हाल में घरों में इस्तेमाल होता है। और लोहार खास करके आप अगर घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो देखे होंगे, लोहार जो होता है वो हथियार वगैरह बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कास्ट कोयला, कोयला और कास्ट कोयला में क्या फ़र्क है? ये खदान से मिलने वाला कोयला है, ज़मीन के नीचे से मिलने वाला कोयला है। और कास्ट कोयला मतलब काठ को जलाने के बाद जो बचता है कुछ, उसमें भी जो है ईंधन के रूप में उसको भी उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोल नाम सुना ही हुआ है, डीजल, है ना, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, आजकल है ना ऑटो रिक्शा वगैरह में जो है इसका इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में यानी 4 व्हीलर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, सीएनजी, है कि नहीं है। ये सब क्या है? ये सब ईंधन के उदाहरण हैं जो आपने ऊपर देखे। ये सब क्या है सर? ईंधन के उदाहरण हैं। ये ईंधन क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। अच्छा, आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं? मोमबत्ती के जलने से कोयला जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या कह रहा है, मोमबत्ती सबने देखा है। आप चाहे गांव से हैं, शहर से हैं, मोमबत्ती देखे ही होंगे। मोमबत्ती जलता है, ज्वाला निकलती है, हम लोग देखते हैं, रोशनी होता है, ये सब ठीक है। ठीक, तो कह रहा है मोमबत्ती में भी जो है आग निकलती है, ज्वाला होता है, और कोयले से भी जो है ऊर्जा निकलती है। दोनों में क्या फ़र्क है? तो भाई फ़र्क ये है कि मोमबत्ती में रोशनी होती है, बट कोयला अगर आप जलाएंगे, है ना, तो वहाँ पर रोशनी नहीं होती है। यहाँ पर कह रहा शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, यानी आग के साथ, ज्वाला, है ना, और जबकि कोयला नहीं। अगर आप मोमबत्ती जलाते हैं, तो यहाँ पर आपको ऊपर ऐसा दिखेगा, है कि नहीं है, ये आपका ज्वाला दिखता है। लेकिन अगर आप एक कोयला जलाते हैं तो बस क्या हो जाएगा, वो थोड़ा रेडिश कलर का हो जाएगा, बट उसमें कोई इस तरह का ज्वाला देखने को नहीं मिलता, बहुत हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है। आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं, यानी जलने के लिए मोमबत्ती भी जल रहा है, जलने के लिए कोयला भी जल रहा है, लेकिन ये जल रहा है आग के साथ और ये बिना आग के साथ, और दोनों गर्मी दे रहा है ऑफ कोर्स।
तो कह रहा है ऐसे और भी हैं जो बिना आग के जलते हैं, जैसे कि कोयला। जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूप का अध्ययन हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में करने वाले हैं कि कैसे कोई चीज़ जलता है, क्या अंतर है ना, क्या प्रोसेस है, क्या है, बहुत डिटेल में आएगा, तो आप उसको टेंशन की बात नहीं है। चलो भाई आगे बस देखते चलो, सीख जाओगे। सबसे पहले दहन क्या है देखो। अरे भैया ये बीच बीच में क्या हो जा रहा है बैगन। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो कि दहन क्या है ना, जलना किसे कहते हैं, ठीक है जलना किसे कहते हैं। किसी के पास आपसे बेहतर साइकिल है ना, तो जलते हैं। कक्षा 7th में आपने मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। क्या पढ़ दिया मैंने, हाँ मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप क्लास 7th में था कि अगर आप मैग्नीशियम का रिबन, जो कि फीता पतला सा टीना जैसा था ना, है ना, इतना बड़ा सा, अगर आप जलाते हैं उसको तो चिमटा से पकड़ के जलाते हैं, ऑफकोर्स डायरेक्ट हाथ से नहीं, और वो कैसे बहुत ही एकदम चकाचौंध वाइट रोशनी देता है मैग्नीशियम रिबन, है कि नहीं है। अब कह रहा है कि जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उससे एक राख बन रहा था जो सफ़ेद कलर का राख था, और वो कैसा था, उसका नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न कर रहा था। अब जब जल रहा था वो, तो बहुत ज़्यादा जो है चकाचौंध रोशनी यानी प्रकाश दे रहा था, और वो हीट होता था बहुत तेज़। वो जो पत्ती है ना मैग्नीशियम करीबन मान लो ये वाला, वो बहुत तेज़ हीट होता था। तो वहाँ पर क्या निकल रहा है, ऊष्मा मतलब हीट, और प्रकाश मतलब रोशनी, है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमने 3 चीज़ें देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना, ऊष्मा भी निकला, और प्रकाश भी निकला, है कि नहीं है। इसी प्रकार के क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले के टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काठ का कोयला अगर आप जलाते हैं तो कास्ट के कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा है ना बुनसन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं, जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो आप हाथ से पकड़ के जलाएंगे नहीं, तो आप किसी चीज़ से पकड़ लीजिए, यहाँ पर जैसे चिमटा उमटा है उससे पकड़ लीजिए। उसके बाद उसको जला के देखिए, आप मोमबत्ती से जलाइए, ज्वाला यानी बर्नर से जलाइए, किसी से भी जलाइए, जला के देखिए क्या होगा, उसमें आग निकलेगी, हीट निकलेगा और कुछ राख बनेगा। कह रहा है कि हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या बोला सर, वायु में जलता है। अब इसका मतलब क्या है, जलने के लिए वायु चाहिए, ठीक है। देखो एनसीईआरटी वाले ऐसे ही बीच बीच में आपको घुसा देंगे सारी चीज़ें, आपको ये याद रखना है। वायु में जलता है, हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, देखिए ध्यान दीजिए क्या था, मैग्नीशियम से यहाँ जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा, प्रकाश, और यहाँ पर क्या है सर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्लास ले रहे दोस्त, हाँ मिलते हैं इंशाल्लाह रात। तो ये देखिए आप सिमिलरिटी देख पा रहे हैं कि ऊष्मा प्रकाश मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब कोई चीज़ जलेगा तो उसमें एक से अधिक चीज़ें जो है उसमें से निकलेंगी, एक से अधिक चीज़ें हम लोग को वहाँ पर मिलेगा। एक कोयला था लेकिन जलने के बाद उससे 3 चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, और अलग अलग चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ है, एक तरह की गैस है, ऊष्मा अलग चीज़ है, एक तरह की ऊर्जा है, और प्रकाश अलग चीज़ है, वो भी एक तरह की ऊर्जा है। अच्छा चलो भाई ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा वायु वाली बात ये ध्यान में रखिएगा कि कोई चीज़ जलने के लिए वायु की आवश्यकता है ना। वैसे अगर एकदम एग्जैक्टली बोलेंगे तो कोई चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वायु की आवश्यकता है, क्योंकि वायु में क्या है, ऑक्सीजन है। आप कहाँ से अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देके थोड़ी ना कोई चीज़ जलाएंगे। तो ये बोलना भी बहुत गलत नहीं है कि वायु की जो है आवश्यकता है कोई चीज़ को जलने के लिए, है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड याद रखिएगा कि अक्सर चीज़ें जल करके क्या देते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड ही देती हैं अक्सर, मतलब सभी नहीं। जैसे यहाँ पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, लेकिन अक्सर चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड जो है देती हैं। आगे और आएंगी तो आप जो है वहाँ देख लीजिएगा। ये मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया इस फोटो के अंदर, है ना। इस फोटो में मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है, चकाचौंध रोशनी दिखाया गया है। चलिए नीचे देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से, है ना, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं, दहन कहलाता है। ये अंडरलाइन करिए, ये डेफिनेशन हो गया क्या सर, कि एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है, प्रक्रम है, जिसमें क्या होता है कि कोई चीज़ जैसे कोयला या मैग्नीशियम रिबन या और भी चीज़ें क्या करती है सर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, क्या बोल रहा है सर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देता है सर, ऊष्मा देता है, तो उसको दहन कहते हैं। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लो ये कोयला ही था, सपोज करिए कोयला ही था, ये किससे अभिक्रिया करा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा, किससे अभिक्रिया करा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा, और क्या दिया सर, क्या दिया, ऊष्मा दिया, क्या दिया सर, ऊष्मा दिया। देखो
हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऊष्मा भी देगा, प्रकाश भी दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहा है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट ऊष्मा है कि हम कोई चीज़ जला रहे हैं ना, तो ईंधन के लिए जला रहे हैं। किसके लिए जला रहे हैं? ईंधन के लिए जला रहे हैं। और ईंधन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, और ऊष्मा एक ऊर्जा है, ठीक है। तो हम इसकी बात खास करके करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया है इसी को दहन कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या समझ में आया? आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि कोई जब चीज़ जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलता है। नंबर 1 ये बात याद रखिएगा। क्या? जब कोई चीज़ जलेगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलेगा, और जब कोई चीज़ जलेगा तो उसमें ऊष्मा निकलेगा। दो चीज़। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जले और वो ठंडा हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई चीज़ जलता है तो ऊष्मा ही निकलती है, ठीक। हाँ, आग निकलेगा नहीं निकलेगा वो ज़रूरी नहीं है, अभी आगे एग्जाम्पल्स पे आएंगे, वहाँ पर और अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक। क्या बात समझे? नंबर 1 जब कोई चीज़ जलाएंगे तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। नंबर 2 जब कोई चीज़ जलेगा तो उसमें ऊष्मा निकलेगा। और ये कैसा प्रोसेस है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी नए पदार्थ में बदल जाता है, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहता है, ठीक है, कहलाता है। समझ गए? रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ कि कोई चीज़, जैसे अगर हम इसको रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो प्लास्टिक का मटेरियल है, ये मटेरियल बदल के कुछ और ही हो जाएगा, है ना। कोयला जल करके जो राख बनता है तो वो कोयला और राख अलग अलग चीज़ है। कागज़ जल के जो राख बनेगा तो वो कागज़ और राख अलग अलग चीज़ है। दही जम करके दूध, दही जम करके दही बन जाएगा, दूध और दही अलग अलग चीज़ है। तो कोई चीज़ जब एक नए पदार्थ में जो परिवर्तित होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह्य कहलाता है, जलने वाला पदार्थ कहलाता है ना। जिस पदार्थ का दहन होता है, जो जलता है, जैसे यहाँ पर कोयला जला, अच्छा आप इसको अंडरलाइन करेंगे, इसे ईंधन भी कहते हैं। तो जो चीज़ जलेगा वो ईंधन है। कोयला जलेगा तो कोयला ईंधन है, पेट्रोल जलेगा तो पेट्रोल ईंधन है ना। सीएनजी जलेगा तो सीएनजी ईंधन है। और जलने का मतलब, फिर याद रखिएगा, जलने का मतलब ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आग निकले, उससे ऊर्जा निकलनी चाहिए बस। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। जैसे कोयला ठोस है, जैसे कि सीएनजी गैस है, जैसे कि एलपीजी गैस है, जैसे पेट्रोल तरल है। अच्छा, अब कह रहा है कि कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होती है। प्रकाश हमेशा उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, जैसे कि आपने देखा प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, हमेशा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कोयला के केस में भी कई दफ़ा नहीं होता है। उसके अलावा जब सीएनजी वगैरह जलता है, एलपीजी वगैरह जलता है, अच्छा एलपीजी वगैरह घर पे जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर तो निकलता है ज्वाला, लेकिन सीएनजी वगैरह गाड़ी में इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर कोई ज्वाला नहीं निकलता। अच्छा, ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। मैग्नीशियम जला, जो चीज़ जलेगा वो दाह्य पदार्थ है। मैग्नीशियम जला तो वो दाह्य पदार्थ है, काठ जला तो वो दाह्य पदार्थ है। चलिए, क्लियर है? क्या पढ़ा हमने? दहन किसे कहते हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप कोई पदार्थ जल करके, है ना, या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, इसे दहन कहते हैं। और हमने पढ़ा जो चीज़ जलता है उसको दाह्य कहते हैं। दाह्य पदार्थ जो होता है ना, वही जल करके ऊष्मा देता है। और वो ठोस तरल द्रव जो है हो सकता है, ठोस द्रव गैस हो सकता है। ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो क्या भोजन भी ऊष्मा देता होगा? क्या भोजन भी ऊर्जा देता होगा? जवाब है यस। अगर वो ईंधन है तो ईंधन का काम क्या होता है सर? ऊर्जा देना। अच्छा, ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, यहाँ पर पहेली है ना, बूझो के दिमाग का सवाल, ये आंसर कर रही है कि ठीक ही बात तो है, ऊर्जा तो देता ही है। क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है हमारे शरीर में खाने का, वो क्या करता है सर? अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, डिटेल में आप पढ़ेंगे जब आप पोषण चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे, या पढ़े होंगे भी, है ना, पिछले क्लासेस में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कैसे जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे खाने के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा निर्माण करता है। चलिए, बात सही है। इसका मतलब हमारे शरीर में भी जो हम खाना खाते हैं वो भी क्या करता है? ऊष्मा देता है, जस देता है, और वो भी ऊर्जा देता है, वो भी दहन, वहाँ पर भी दहन होता है। अच्छा, स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी के तेल, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, ये सब एक क्रियाकलाप है। आपको जमा कर लेना है सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं अपने शिक्षक को जो है देख रेख में, क्योंकि आप कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना कर दें, इसके लिए आपने, है ना, थोड़ा सा हेल्प लेना है टीचर का। अब इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा पदार्थ जलता है और कौन सा पदार्थ नहीं जलता है, आपको पता लगाना है। जाहिर सी बात है, लकड़ी जलेगा कि नहीं जलेगा? बताओ। जलेगा तो लकड़ी दाह्य पदार्थ हुआ कि अदाह्य पदार्थ हुआ? दाह्य पदार्थ हुआ। जो पदार्थ जलेगा वो दाह्य पदार्थ है, और जो पदार्थ नहीं जलेगा वो अदाह्य पदार्थ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके, है ना,
क्या करता है सर, दहन की क्रिया करता है, वो दाह्य पदार्थ है। और जो पदार्थ जो है रासायनिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दहन की क्रिया नहीं करता, वो अदाह्य पदार्थ है। अच्छा, कागज़ जो है ये भी दाह्य पदार्थ है, जलता है। लोहे की कील ये नहीं जलेगा, है ना, तो ये अदाह्य पदार्थ है। मिट्टी का तेल ये तो जलेगा भाई। पत्थर का टुकड़ा ये नहीं जलेगा, तो ये आपको अदाह्य पदार्थ है। स्ट्रो मतलब कोई खर वर समझ लो, ये जलेगा, है ना। और कांच का कोयला ऑफकोर्स जलेगा, माचिस की तिलियाँ ऑफकोर्स जलेंगी, कांच नहीं जलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने तो ऐसे ही बता दिया, आप चेक करके, है ना, कौन जल रहा है कौन नहीं जल रहा है कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। कह रहा है क्या आप कुछ और पदार्थ के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं, आप उन्हें सारणी 4.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। जाहिर सी बात है और भी चीज़ें आपको पता ही होंगी। मिट्टी का तेल जैसे यहाँ पर था, अच्छा था तो सही है, नहीं था तो जो पेट्रोल एलपीजी है ना, ये सब आप जानते हैं, ये सब दाह्य नहीं या अदाह्य पदार्थ कौन है नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, आप कोई भी चीज़ उठा लें ना, प्लास्टिक उठा लें, रबड़ उठा लें, वो सब कुछ आप जो है ऐड करके बता सकते हैं कौन दाह्य है कौन नहीं है। एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी को समझते हैं। हमारा जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है कि आखिर कोई चीज़ जलने के लिए क्या चाहिए, मतलब कब कोई चीज़ जलता है, क्या जो है कंडीशंस हैं, है ना। ऐसे ही तो नहीं जलेगा कोई चीज़। तो यहाँ पर देखिए सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधान रहिए, कहीं आपके हाथ वाथ ना जले, इसके लिए यहाँ पर जो है 3 जो है आपको दिया गया है। आप समझ लीजिए कि एक जलती मोमबत्ती एक मेज़ के ऊपर रखिए, कांच की चिमनी के मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के एक गुटके की सहायता से, चिमनी, कांच का गिलास विलास नहीं है, चिमनी है। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर नीचे दोनों से खुला हुआ है, ठीक है। ये गिलास की तरह नहीं है, एक तरफ बंद नहीं है, ठीक है, खुला हुआ है। तो आप जो है कांच का ऐसा कोई चिमनी ले लीजिए जो ऊपर नीचे से खुला हुआ हो, लैब में होता भी है। नीचे 2 बुट्टा रखा गया है पहले, है ना, उसके ऊपर जो है इस चिमनी को रखा गया और नीचे जो है मोमबत्ती है जला करके। पहले आप मोमबत्ती रख दीजिए, बुट्टा रख करके उसके ऊपर से चिमनी रख दीजिए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है नीचे से बुट्टा हटा करके रखा गया है। और तीसरा कंडीशन है कि उसके ऊपर कोई एक लकड़ी उकड़ी और रख दिया गया है ना। ये 3 कंडीशन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाले कंडीशन में मोमबत्ती बहुत अच्छे से जलेगा, नो डाउट। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो मोमबत्ती बहुत अच्छे से नहीं जल पाएगा, कुछ देर के बाद ये बंद भी हो सकता है या बहुत धीमी, है ना, आँच से जलेगा। तीसरा में मोमबत्ती, है ना, बस कुछ 2-4 सेकंड जलेगा, जैसे इसका आप झाँपेंगे ये जलना बंद कर देगा। तो आपसे सवाल यही किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये मोमबत्ती जल रहा है, ये थोड़ा बहुत जल पा रहा और ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो देखियो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उसी को पढ़ करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो अलग से कर दूँ, चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ पर मैंने जो बोला वो वही चीज़ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। क्या कि एक तो जलेगा बढ़िया से, जब नीचे से भी आपको हवा जा रहा है, आपने बुट्टा दे के रखा है तो नीचे से एक गैप बन गया है, एक नीचे गैप नहीं है जिसकी वजह से हवा नीचे से नहीं जा पा रहा, सिर्फ ऊपर से एक सोर्स है जो कि अच्छे से नहीं जल पाएगा या थोड़ा बहुत जलेगा या बुझ भी सकता है। और तीसरा है कि आप ऊपर से कवर कर दिए हैं तो बुझ ही जाएगा। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सर, पहले ही हमने कहा था कि दहन के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई चीज़ जलता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वायु इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर एकदम कह दिया गया, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कोई चीज़ तभी जलेगा, कोई चीज़ तभी जलेगा जब वायु होगा, वायु नहीं होगा तो कोई चीज़ नहीं जलेगा। और वायु का मुराद यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन के बिना का वायु उसमें नहीं जलेगा। अच्छा, दूसरा कह रहा है क्या, मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है ये अवस्था में बढ़िया से, निर्बाध मतलब कोई बाधा नहीं है, बढ़िया से जल रहा है। जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकता है, क्योंकि मोमबत्ती बढ़िया से क्यों जला, क्योंकि नीचे से बुट्टा लगाया था, नीचे से जा रहा है ना। जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अब नीचे से अगर वायु नहीं जा रहा तो अच्छे से नहीं जलेगा, धुआं निकलेगा। मैंने कहा ना, अच्छे से नहीं जलेगा, धुआं निकलेगा। अच्छा, धुआं निकलेगा वाली बात मैंने पहले नहीं बताई, अभी बता रहे। अच्छे से नहीं जलेगा, धुआं निकलेगा जब नीचे से नहीं जा रहा वायु। अच्छा, रीज़न क्या है पता चल जाएगा। तीसरा है कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि वहाँ पर वायु उपलब्धि नहीं, आपने ऊपर से क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। वही 3 कंडीशन जो ऊपर जो यहाँ पर था, है ना, वायु उपलब्धि नहीं है, आपने क्या कर दिया है, उसको कवर कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? नहीं, आई थिंक थोड़ा अलग चीज़ है, दहन तो नहीं है वो, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह नहीं होता है बच्चों। तो
सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो दहन नहीं है बल्कि उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये एक अलग चीज़ है, आप पढ़िएगा 10th क्लास में थोड़ा सा, और ऊपर क्लास में है इसके बारे में। वहाँ पर हाइड्रोजन ईंधन क्या होते हैं सर, है ना, टूटते हैं। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, वहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बनते हैं, तो वो एक प्रोसेस है जो सूरज में होता है, वो दहन नहीं है। वहाँ पे कोई चीज़ जल करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा उष्मा नहीं दे रहा है। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे, वही बात है। तो ये बात क्लियर रहे कि सूरज में दहन नहीं हो रहा है। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे के प्लेट अथवा तावे पर रखिए, इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए, देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय के बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि ये जलना बंद क्यों हो जाता है? जाहिर सी बात है, अगर आप कोई जलती हुई चीज़ को रखेंगे किसी चीज़ पर, उसको अगर आप कवर कर देंगे कोई चीज़ से, तो वो एक टाइम के बाद जलना बंद हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपने कवर कर दिया, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अच्छा, ओके। देखो, अब चीज़ें यहाँ पर और थोड़ी क्लियर होंगी। अच्छा, पहले ये सब प्रोसेस आ जाए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। अगर आपको कुछ दिमाग में चल रहा है कि सर ये वाला आप नहीं बताएंगे अभी। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? जवाब है यस, हम बता सकते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति, जैसे यही व्यक्ति है, अगर इसको आग पकड़ लिया तो कंबल से या मोटी चीज़ से, या खास करके भिगा करके कोई चीज़ अगर आप चाहें तो उसको भी क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं जल्दी से। अगर भिगाने का टाइम नहीं है, जल्दी से ढको, लपेट दो उसको पूरा। लपेटने से क्या होगा, या ज़मीन पे भी लेटते, ये गुड़कते हैं, उससे भी होता है काम। देखो, होता क्या है कि अगर आप इसको कंबल से ढक देते हैं तो वायु से इसका जो संपर्क है वो टूट जाता है। बॉडी जल रहा था, जलने में क्या दहन की प्रक्रिया हो रही थी, दहन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? वायु से मिल रहा है। कंबल से आप ढके, वायु बाहर से मिलना बंद हुआ। वायु मिलना बंद हुआ तो जैसे मोमबत्ती गिलास से ढकने पर बंद हो जाता है, वैसे ही कंबल से आदमी को भी ढक दे तो वहाँ पर भी आग बुझ जाएगी। अच्छा, आपने वो भी देखा होगा, बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि कैसे क्या सिलेंडर में आग लग जाता है, उसको भी, है ना, किसी का कंबल उम्बल से ढक करके बंद कर देते हैं, वही चीज़ है। आपने सब कुछ अनुभव का स्मरण करिए। एक माचिस की अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है क्या? किस प्रकार जल उठती है? क्या माचिस की तीली अपने आप जल जाती है? डब्बा ऐसे रखा हुआ जल रहा है, थोड़ी देर के बाद, है ना, जल जा सिम, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको कागज़ के टुकड़े के जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास ले जाते हैं तो क्यों जल उठता है ना? ऐसे तो कागज़ नहीं जल रहा था, ऐसे रखा हुआ था बढ़िया, लेकिन जब आप उसके पास माचिस की तीली ले गए जला के, तब वो जला। तो क्यों जला? आखिर ऐसा क्या हो गया भैया? चलो देखते हैं, जवाब मिल जाएगा अभी। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास ले जा करके जला सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है, मतलब जला तो सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लकड़ी जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, है ना, लेकिन जला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसका अभी जवाब मिल जाएगा कि क्या क्यों पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। देखिए अभी, क्या आप लकड़ी का एक टुकड़ा चाहिए हो गया। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ अथवा मिट्टी तेल की उपयोग करना पड़ता है। वही बात यहाँ पर कह रहा है कि लकड़ी में आप डायरेक्ट ऐसे तीली ले जाकर के ऐसे नहीं जल जाएगा। जैसे आप तीली ले जाएंगे कागज़ के पास तो कागज़ में फट से आग पकड़ लेगा, लेकिन लकड़ी के पास ऐसा तीली लेके जाएंगे फट से आग नहीं पकड़ेगा। अच्छा, कह रहा है क्या आप जंगल में लगने वाले आग के बारे में सुना है? हाँ, हमने सुना है भाई, जंगल में भी आग लग जाते हैं, है ना। वहाँ पे कुछ खास, जैसे बांस वगैरह से आग लगता है खास करके, और भी कुछ ऐसे पेड़ हैं जो क्या करते हैं, रगड़ करके आग लगा देते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक यहाँ पर, अच्छा इसका जवाब अभी आएगा, है ना, किताब वाला ना दे तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं आपका मेंटोर, मैं आपका टीचर हूँ। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। ठीक है, घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जंगल में क्या है सर, पर्याप्त मात्रा में ईंधन है, लकड़ी ही लकड़ी है और लकड़ी ईंधन है, तो इसीलिए वहाँ पर आग पकड़ने का और आग सुलगने का बहुत अच्छा स्रोत मौजूद है। बहुत सारे सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए घास भी होते हैं, और आसानी से क्या होता है सर, बहुत जल्दी पूरे जंगल में आग फैल जाता है। इसीलिए उसको, है ना, आपको ये छोटा मोटा आग तो है ना कि कंबल से ढक दे और गिलास से ढक दे तो काफ़ी मुश्किल होता है। सालों साल तक जंगलों में आग लगा रहता है भाई, जब कभी लग जाता है तो। कैलिफोर्निया की आग के बारे में तो आपने सुना होगा। यहाँ पर अब क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या आप अनुभव से बता सकते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? जवाब है यस। अच्छा, अभी तक 2 बातें आई हैं बच्चों, अभी तक 2 बातें आई हैं। पहले एक बात तो आ गई थी कि ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कोई चीज़ को आग पकड़ने के लिए। जहाँ ऑक्सीजन होगा वहीं आग पकड़ेगा, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं पकड़ेगा। हमने कंबल वाला एग्जाम्पल देखा कि कंबल से झाँप देते हैं, या गिलास वाला एग्जाम्पल देखा कि मोमबत्ती को कवर कर देते हैं, या कोयले वाला एग्जाम्पल देखा कि गिलास से झाँप देते हैं तो आग उसका जो है ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर हमें ये सीखने को मिला कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु के संपर्क के कोई चीज़ नहीं जलेगा, कोई नहीं जलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने अभी यहाँ पर यह नोटिस करा कि माचिस की तीली से हम कागज़ में जल्दी आग पकड़ा देते हैं, फट से ना पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी पे आग नहीं पकड़ा पाते हैं, नहीं पकड़ता है। इसके पीछे का रीज़न है ज्वलन ताप। एक वर्ड आ गया यहाँ पर, क्या बच्चों, क्या? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। देखो, जैसे सूखी घास का भी एग्जाम्पल दिया कि गर्मी के मौसम में सूखी घास में आग पकड़ लेता है। अब ये क्या है, ये कहानी समझो। बेसिकली होता क्या है कि हर एक चीज़ को जलने के लिए एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को जलने के लिए एक खास तापक्रम की ज़रूरत है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैं रिपीट कर रहा हूँ। हर एक पदार्थ को जलने के लिए एक खास तापक्रम की ज़रूरत है। कोई चीज़ 30 डिग्री पे ही जल सकता है, कोई चीज़ 50 डिग्री पे जलेगा, कोई चीज़ 100, कोई चीज़ 1500, है कि नहीं है? जैसे माचिस की तीली आप कागज़ के पास ले गए तो फट से आग इसलिए पकड़ लिया क्योंकि कागज़ जो है वो कम ही ताप पर आग पकड़ सकता है, कम ही ताप पर आग पकड़ सकता है, कम ही ताप पर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दहन की क्रिया कर सकता है। अब क्लियर? कम ही ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सकता है। लकड़ी कम ही ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर सकता, बल्कि एक खास टेम्परेचर उसको जब मिलेगा, उसके चाहे 100 डिग्री हो, 200 डिग्री हो, 300 डिग्री हो, लेकिन जब एक खास टेम्परेचर मिलेगा, है ना, तब जा कर के वो क्या करेगा सर, आग पकड़ेगा, ऑक्सीजन करेगा, अभिक्रिया करेगा। पेट्रोल कम ही टेम्परेचर मिलेगा, आग पकड़ लेगा। मिट्टी तेल कम ही टेम्परेचर मिलेगा, आग पकड़ लेगा। लेकिन लोहा, क्या लोहा में आग नहीं पकड़ता है? आग पकड़ सकता है लोहा भी। वैसे वो दाह्य पदार्थ नहीं है, अदाह्य पदार्थ ही है, ईंधन नहीं है लोहा, लेकिन लोहे में भी आग पकड़ाया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा जो है तापक्रम दिया जाए, बहुत ज़्यादा, ठीक है, 2-2 हज़ार डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया जाए उसको, तब थोड़ा बहुत आग वहाँ भी पकड़ेगा। कहने का मतलब है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हर एक चीज़ को जलने के लिए ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। मेरी बात ध्यान से सुने, फिर मैं रिपीट करूँ। इसको जलाने के लिए हो सकता है कि 50 डिग्री की ज़रूरत पड़े, है ना, और कोई कागज़ को जलाने के लिए हो सकता है 30 डिग्री की ज़रूरत पड़े, है ना। लेकिन 30 या 50 में तो खैर ये सब भी नहीं जलता है, ये मैं ऐसे ही बोला, क्योंकि अगर आप माचिस की तीली की भी बात करें तो माचिस की तीली भी फटाक से ना तो 100 डिग्री दे ही देती है ना। तो 100, 200, 400, है ना, 100, 200, 300 डिग्री की ज़रूरत पड़ ही जाती है नॉर्मली कोई चीज़ को जलने के लिए। माचिस की तीली में भी एक अच्छा खासा होता है। और माचिस की तीली कैसे जलता है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। माचिस की तीली खुद कैसे जलता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या सीखा बच्चों, क्या, कि ज्वलन ताप। क्या सीखा यहाँ पर? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, कोई चीज़ तभी जलेगा जब ज्वलन ताप मिलेगा, कोई चीज़ तभी जलेगा जब ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। देखो, ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर कोई चीज़ क्यों नहीं जल रहा, यहाँ पर कोई चीज़ दहन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर ज्वलन ताप नहीं है ना। यहाँ पर जो भी पदार्थ है, जैसे यही बोर्ड है, इसको जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना तापक्रम चाहिए, वो नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। अभी यहाँ पर हम गर्म कर दें, दे दें आग नीचे से, उतना टेम्परेचर मिल जाएगा, जल जाएगा। तो ऑक्सीजन भी चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्या? दाह्य पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? दाह्य पदार्थ चाहिए, दाह्य पदार्थ चाहिए, है ना। अब मान लो एक कमरा है, उस कमरे में हम माचिस की तीली को जो 100 डिग्री चाहिए ना, हम वहाँ पर 200 डिग्री दे रहे हैं उस कमरे में, लेकिन उस कमरे में वैसा कुछ है ही नहीं जलने वाला। हवा में हम 400 डिग्री दे रहे हैं, क्या कोई चीज़ जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों जलेगा? जलने वाली चीज़ है ही नहीं वहाँ पर, कैसे जलेगा? तो सबसे पहले तो कोई जलने वाली चीज़ भी चाहिए, कोई दाह्य पदार्थ चाहिए जो चीज़ जलेगा। दूसरी चीज़ एक ज्वलन ताप चाहिए कि कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो, उस टेम्परेचर के हिसाब से वो चीज़ जलेगा कि नहीं जलेगा, वो डिपेंड करता है। और उसके ऊपर है ऑक्सीजन जो है वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। जब ये तीनों चीज़ होगा तब जाके कोई चीज़ जलेगा। क्लियर है? क्या याद कर लीजिए, पहला आप यहाँ नीचे से ले लीजिए, पहला दाह्य पदार्थ का होना आवश्यक है, दूसरा ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, और तीसरा ज्वलन ताप का होना आवश्यक है। जब तीनों कंप्लीट होगा तभी जलेगा। तीनों में से कोई एक चीज़ की कमी रहेगी तो वहाँ पर दहन की क्रिया नहीं हो पाएगी। अच्छा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। हर एक का ज्वलन ताप अलग होता है, लकड़ी का अलग है, प्लास्टिक का अलग है, कागज़ का अलग है। जो चीज़ जल्दी आग पकड़ता है उसका ज्वलन ताप कम है, जो चीज़ लेट से आग पकड़ता है उसका ज्वलन ताप अधिक है। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं आग पकड़ लेती?
जाहिर सी बात है, आप माचिस रखे हुए तो क्यों नहीं आग पकड़ रहा है, लेकिन जब आप उसको रगड़ते हैं तो क्यों आग पकड़ता है, क्योंकि जब आप रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। जैसे आप ऐसे घसीएगा तो गर्मी होती है पैदा, तो वहाँ पर भी जब आप माचिस की तीली को ऐसे घसते हैं तो वहाँ पर गर्मी पैदा होती है। वो गर्मी की वजह से, उस ज्वलन ताप की वजह से जो है माचिस में जो लगा रहता है केमिकल, वो आग पकड़ता है। यहाँ नीचे हम लोग देखेंगे। चलिए, माचिस की कहानी ये देखिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज रहना चाहिए इसके बारे में। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व माचिस जो है मिस्र के गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। सबसे पहले कहाँ पर, प्राचीन मिस्र की बात कर रहा है। मिस्र में एक कंट्री है, वहाँ पर जो है क्या किया जा सकता है, गंधक में क्या किया जा सकता है, डुबाया जाता था चीड़ की लकड़ी को। ठीक है, चीड़ की लकड़ी को गंधक में डुबा करके क्या किया जाता था सर, माचिस की तरह उपयोग किया जाता था। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। ये तो 500 साल पुराने बात करें, लेकिन अभी जो माचिस इस्तेमाल करते हैं लगभग 200 साल पहले ये माचिस बना था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एक तरह का क्या है, केमिकल है। पोटाशियम क्लोरेट और श्वेत फॉस्फोरस, क्या श्वेत यानी व्हाइट फॉस्फोरस का मिश्रण, ये 3 ठो केमिकल मिला करके कुछ गोंद और स्टार्च के साथ इसको लकड़ी पर बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जो माचिस होता है ना, उसके तीली पे जो लगा रहता है ना यहाँ पे, उसमें क्या क्या रहता है सर, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट और श्वेत यानी व्हाइट फॉस्फोरस, अब तो एक्सचेंज कर दिया गया है ना, और कुछ गोंद स्टार्च मिला करके वहाँ पे लगाया जाता है। अब इसका ज्वलन ताप बहुत कम है। इसको अगर आप रगड़िएगा कोई चीज़ में तो जो ज्वलन ताप मिलेगा उसी से आग पकड़ लेगा। कह रहा जब इसे किसी खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण, क्यों, घर्षण के ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। क्या जलता है, श्वेत फास्फोरस जलता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। अच्छा, जैसे ये श्वेत फास्फोरस, इस केमिकल में आग लगा, वो ये पतली सी तीली है, पतली सी लकड़ी है, वो जो है लकड़ी के ज्वलन ताप को कंप्लीट करता था और लकड़ी में आग पकड़ लेता है। अच्छा, परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए क्या था, खतरनाक सिद्ध हुआ था। मैंने कहा ना कि इसको तो अब चेंज कर दिया गया। बेसिकली ये जो श्वेत फास्फोरस जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है, ये खतरनाक होता है, ये हार्मफुल होता है ना। जो फैक्ट्री में बनता है वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए और जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए क्या है सर, ये हार्मफुल है। तो देखिए अब क्या किया गया, इसको थोड़ा चेंज किया गया है। कह रहा है क्या, आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट लगा रहता है ना। व्हाइट फास्फोरस को हटा दिया गया है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। क्या कहा गया, पहले तो था कि माचिस की तीली में व्हाइट फास्फोरस लगा देते थे, रगड़ने वाले सतह खाली खुरदुरी बना देते थे। अब माचिस के तीली पर दो चीज़, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट लगाते हैं, दो केमिकल, और जो रगड़ने वाला सरफेस है तीली वाला है ना, ये माचिस वाला, उस सरफेस में क्या लगाते हैं, रेड फास्फोरस लगाते हैं, व्हाइट नहीं, रेड फास्फोरस जलने के लिए यहाँ पर रेड फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। ये भी है खतरनाक लेकिन व्हाइट से कम है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं। यही रेड फास्फोरस, फास्फोरस तो फास्फोरस ही है, यही रेड फास्फोरस फिर व्हाइट फास्फोरस में चेंज होता है रगड़ने पर। और क्या होता है सर, तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटाशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। इससे क्या पता चला, जलता कौन है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी जलता है, ये भी आपको पता चला है कि नहीं है। कौन जलता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलता है। ठीक है, मतलब 3 केमिकल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं अभी भी। कौन सा सर, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट जो होता है हीट पैदा करता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलता है। और उस हीट को पहले कौन इनिशिएट करता है, शुरू कौन करता है, तो लाल फास्फोरस, जो कि रगड़ने से, घर्षण से आता है। लाल फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में चेंज होता है। व्हाइट फास्फोरस है ना, पोटाशियम क्लोरेट को गर्म करता है, पोटाशियम क्लोरेट एंटीमनी को आग पकड़ाता है, और एंटीमनी जब आग पकड़ लेता है तो उससे जो तीली है उसमें आग पकड़ लेते हैं। कहानी यह है। चलिए, हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता, जल नहीं सकता, जब तक कि उसका ताप, क्या सर, जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि 25 डिग्री पे कोई चीज़ जलने वाला है तो हम 20 डिग्री पे उसको कभी भी आग नहीं पकड़ा सकते हैं। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल में आग पकड़ते देखा है? जवाब है यस, हमने देखा है, पकड़ता है। जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल का थोड़ा गर्म कर दे तो वो आग पकड़ लेता है। देखो, जैसे मान लीजिए लोहे की कढ़ाई में मान लो तेल है और लोहे की कढ़ाई बहुत गर्म हो गया, बहुत देर से उस पर कुछ छना होना जा रहा है, तो लोहे की कढ़ाई की गर्मी की वजह से तेल की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी
जिसकी वजह से वहाँ भी आग पकड़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे से आग आके ऊपर पकड़ेगा तब, बल्कि तेल में खुद ब खुद आग पकड़ सकता है। ऐसे मिट्टी के तेल की बात कर रहा है कि ऐसे रूम में रखा हुआ बोतल में थोड़ी आग पकड़ेगा, नहीं, लेकिन जैसे उसको थोड़ी गर्मी मिलेगी, थोड़ी उष्मा मिलेगी, तो वो क्या होता है, आग पकड़ लेता है। मिट्टी का तेल जलते हुए तो आपने देखा ही होगा। लाइट गई है, इसीलिए आपको जो भी है ये मैनेज करना पड़ेगा। क्या सर, लाइट हमारा इन्वर्टर से इतना ही हो पाएगा हमसे, परंतु यदि मिट्टी का तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? जवाब है यस, मिट्टी तेल जो है कम कम ताप पर ही क्या हो सकता है सर, जल सकता है। क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल को रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? जवाब है यस। लकड़ी मान लीजिए आग के थोड़ा बगल में रख भी दें, मिट्टी के तेल को वैसे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा सर, जल्दी से भक से आग पकड़ेगा। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक ताप उसके ज्वलन। अच्छा, अब क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप को हम लोग देखते हैं। इस क्रियाकलाप में आपने करना क्या है सर, कि जलती हुई मोमबत्ती लेना है, एक तो कागज़ का ये जो है कागज ऐसा बनाना है और उसमें पानी डाल देना है। ये देखो यहाँ तक पानी डाला हुआ है, ठीक है। और एक दूसरा पीस लिया है, इसमें पानी नहीं डाला है, ठीक है। ये ऐसे ही कागज़ है, दोनों कागज़ का डिज़ाइन सेम है। मान लो एक ही कॉपी से फाड़िएगा, सेम तरह का कागज़ है। आप देखोगे कि जिसमें पानी डाले थे उसको आप ऐसे ही गर्म कीजिएगा, है ना, तो यहाँ पर ये आग नहीं पकड़ेगा, ये आग नहीं पकड़ेगा, है ना, जबकि ये फटक से ना आग पकड़ लेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो भाई इसका आंसर आप समझो। देखो, ये जो कागज़ है, कागज़ का जो ज्वलन ताप है वो क्या है सर, कम है। तो जैसे ही आप उसको आग पे रखिए, फट से ना क्या हुआ, आग पकड़ लिया। ठीक, ज्वलन ताप उसको मिल गया, ऑक्सीजन तो अगल बगल में था ही, और वो खुद क्या एक तरह का दाह्य पदार्थ है, तीनों चीज़ हो गया, आग पकड़ लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, जलने वाला चीज़ दाह्य पदार्थ है, कौन सा है सर, कागज़ है ना। ज्वलन ताप देने के लिए ताप का स्रोत है, ऑक्सीजन है अगल बगल में ऑक्सीजन भी है, लेकिन ज्वलन ताप मिल नहीं पा रहा है। स्रोत है ताप का, लेकिन ज्वलन ताप नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? अंदर जो जल है वो क्या है सर, ठंडा है। जल 100 डिग्री, जल आग पकड़ेगा? जल आग नहीं पकड़ेगा कभी भी। तो जल अदाह्य पदार्थ है। जल जो है जल को अगर आप गर्म करोगे तो उबलने लगेगा, लेकिन आग नहीं पकड़ेगा, है कि नहीं है। तो जल को उबलने में टाइम लगता है, उसको वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके जल उबलता है। तो यहाँ पर आप जो गर्मी देंगे वो गर्मी कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफ़र होके पानी में चला जाएगा अंदर, क्योंकि वो कागज़ से रिस के थोड़ा बाहर निकलेगा ना। आप इसको गर्म करोगे, है ना, तो सरफेस पे जो पानी था वो एवेपोरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। फिर अंदर से पानी फिर ऊपर आ जाएगा, फिर वाष्पीकृत होकर उड़ेगा, गर्म होकर फिर आ जाएगा, एक प्रोसेस चलता रहेगा। अंदर का पानी उबलने लग जाएगा, फिर भी ये कागज़ नहीं जलेगा। आप कागज़ में पानी उबाल सकते हो बच्चों, क्योंकि इस कागज़ को टेम्परेचर वो जो चाहिए जलने के लिए जितना, वो मिल ही नहीं पाएगा। वो पानी उसको लगातार मैनेज कर दे रहा है। इसीलिए हम लोग को भी पानी पीना चाहिए, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मैनेज होता है। कहते हैं कि पानी का जो उपयोग है वो क्या है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, तापक्रम को बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्रियाकलाप कहा गया। यहाँ से क्या पता चला बच्चों, कि जलने के लिए ऑक्सीजन, दाह्य पदार्थ और तापक्रम यानी ज्वलन ताप चाहिए, तीनों होगा तब जलेगा। यहाँ पर ज्वलन ताप नहीं था, नहीं जल रहा। ऑक्सीजन तो है ना, जलने वाली चीज़ तो है, लेकिन ज्वलन ताप नहीं है। कागज़ के खाली कप का क्या होता है, जल जाता है। जल युक्त कागज़ के कप में क्या होता है, नहीं जलता है। क्या आप इस कप का क्या कप का जल गर्म होता है? ऑफ कोर्स अंदर गर्म होगा जल। आइए, यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। ये बात मैंने पहले ही आपको कहा। क्या आप इस परिघटना को कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? जवाब है यस, बिल्कुल। मैंने कहा ना आपको, मैंने जवाब बताया ना, इवेपोरेट होता है। वो जो गर्मी उसको मिलती है, वो कागज़ क्या गर्म होगा, अंदर का पानी गर्म होते रहता है, उससे वो पानी रिस के बाहर आता है, वो पानी गर्म होकर के इवेपोरेट हो जाता है, कागज़ गर्म ही नहीं हो पाता है। कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चले जाती है, अंदर पानी में चला जा रहा है वो। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। जब तक पानी है तब तक कागज़ को वो टेम्परेचर मिल ही नहीं पा रहा जितना में वो जाके जले, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ, है ना, सरलतापूर्वक, ये देखो इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ऊपर करता, रुको फिर से, क्या कह रहा है सर, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अब ज्वलनशील पदार्थ, है ना, दाह्य पदार्थ भी आप कह सकते हो, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब होता है जो आसानी से आग पकड़े। देखो मैंने कहा ना, आग तो लोहा में भी पकड़ लेगा एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत,
लेकिन वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। जो आसानी से सरलता से क्या हो सर, कम ज्वलन ताप पर आग पकड़ ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर भी दो प्रकार, जैसे दाह्य अदाह्य पदार्थ था, जलने वाला नहीं जलने वाला पदार्थ, वैसे ज्वलनशील पदार्थ अज्वलनशील पदार्थ दो किस्म का हो सकता है पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण जैसे कि पेट्रोल, आसानी से अल्कोहल बहुत किस्म के होते हैं, द्रवित पेट्रोलियम, एलपीजी, है ना, जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो यह सब क्या हो गए सर, ये सब आपके ज्वलनशील पदार्थ हो गए। ठीक है, आप इस पे देखो, पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम, यहाँ पर कोयला वोयला को नहीं लिया है। अगर आप देखो तो कोयला को नहीं लिया, यहाँ पर पेट्रोल को लिया है, जल्दी से आग पकड़ेगा। यहाँ पर अल्कोहल को लिया, जल्दी से आग पकड़ेगा। यहाँ पर एलपीजी गैस को लिया है, जल्दी से आग पकड़ेगा। यहाँ पर पेट्रोल वेट्रोल नहीं लिया है। ठीक है, बहुत तेज़ी से जो आग पकड़ेगा वो आपका जो है क्या सर, बहुत तेज़ी से जो आग पकड़ेगा वो आपका क्या है सर, ज्वलनशील पदार्थ है। सब दाह्य पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते, सभी जलने वाले चीज़ ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते, याद रखिएगा। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थ की सूची बना सकते हैं? हाँ, मैं मिट्टी तेल को भी इसमें शामिल कर सकता हूँ। मिट्टी तेल में बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेगा। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, हम आग को कंट्रोल कैसे करते हैं? कह रहा कि आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसको संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में रखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों को, है ना, बांटिए। जाहिर सी बात है, आपने कहीं आग लगते हुए देखा है, कैसे लोग उसको बुझाते हैं, कैसे बुझाते हैं? पानी वानी से बुझाते हैं, पत्थर मिट्टी से बुझाते हैं क्या? हाँ, बुझाते हैं, कीचड़ उचड़ से बुझाते हैं। कह रहा है क्या, अपने क्षेत्र के अग्नि सेवा टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो इससे पहले अग्नि सेवा को सूचित करिए। ठीक है, अच्छा, आपके नाम आप पे मैं डालता हूँ एम्बुलेंस, सॉरी, जो अग्नि सेवा है, जो क्या बोलते, दमकल को बुलाने के लिए कितना पे फ़ोन करना पड़ता है, आप जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, चलो देखता हूँ। नहीं मुझे लगता है कि पता होगा, 50% बच्चों को तो पता ही होगा आई थिंक। ठीक है, चलो देखते हैं, कमेंट करो भाई, ताकि आने वाले को पता चल जाए। ये ज़रूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के दौरान टेलीफोन नंबर पर जानकारी, हाँ भाई, जाहिर सी बात है, हम लोगों को सबको पता होना चाहिए कि अगर आग लग जाए तो कितने नंबर पे फ़ोन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे जैसे कि ट्रैफिक वो होता है ना, गश्ती करने वाली पुलिस होती है, 112 नंबर पर ऐसा उसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, सीधे 100 नंबर पे अगर आप डायल करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही पुलिस को कॉल लगता है। तो वैसे 101 होगा या 102 होगा, है ना, किसको, एम्बुलेंस के लिए, और क्या बोला था अभी यार, मैं नाम कैसे भूल, दमकल के लिए। तो आप ये थोड़ा पता लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काम मैं आप पे छोड़ा आज, या बाद में आके मैं ही कमेंट पे कर दूंगा, देखूंगा अगर कोई नहीं कर रहा है तो चलो भाई, क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? यानी आग को कंट्रोल करने वाला स्टेशन होता है, जहाँ पर कुछ खास लोग होते हैं, दमकल वगैरह होता है, आग बुझाने के लिए सब सामान रखा हुआ होता है ना, स्पेशल किस्म के गैसेस वगैरह भी होते हैं। जब फट से ना कहीं पता चलता है आग लगा है तो लोग वहाँ, पुलिस वगैरह वहाँ से सामान लेके जाता है और आग बुझाता है। जब फायर ब्रिगेड आती है क्या करती है? क्या आग पर जल डालती है? जवाब है यस, पानी तो डालती है दमकल से। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। अब पानी डाल के क्या होता है, कोई चीज़ पे पानी डालते हैं तो आग कैसे बुझता है, ये एक सवाल है ना। तो जवाब है, देखो, अगर मान लो कि ये चीज़ है जो 30 डिग्री पे जलता है, सपोज़ करो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 30 पे नहीं जलेगा, मान लो 30 पे जलता है, अगर इसको 30 मिल गया, आग पकड़ लिया, अब हम इस पर पानी डाले, पानी इसको ठंडा कर दिया, तो इसका टेम्परेचर मान लो घटा करके 25 कर दिया, 20 कर दिया, तो अब इसको ज्वलन ताप नहीं मिला ना। ज्वलन ताप होगा तब ना जा करके जलेगा, है ना। अब जो भी चीज़ जल रहा होता है उसका टेम्परेचर, ज्वलन ताप उसको मिल रहा है तभी वो जल रहा है, बिना ज्वलन ताप के तो वो जल नहीं रहा है। लेकिन जैसे उस पर आप पानी डालते हो तो उसका टेम्परेचर घट जाता है, जिसकी वजह से उसको ज्वलन ताप नहीं मिल पाता है और वो बुझ जाता है। जैसे कि कागज़ नहीं जल रहा था पानी रखने पे, क्योंकि उसको ज्वलन ताप नहीं मिल पा रहा था, पानी उसको ठंडा कर दे रहा था। ऐसा करने से आग को फैलना रुक जाता है ना। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे कि वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। अब देखो, बहुत बड़े मात्रा में अच्छा खासा बड़ा सा आग लगा हुआ है, वहाँ से आपने पानी डाला तो पानी जो गर्म होकर के इवेपोरेट होगा, बहुत बड़ा आग है तो जल्दी पानी का इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, वो वाष्प भी वहाँ भर जाएगा अगल बगल में। तो वाष्प के भरने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वायु से ही ऑक्सीजन मिल रहा है ना। ऑक्सीजन के बिना भी आग नहीं जल सकता है। तो एक तो पानी उसको ठंडा भी कर रहा है, ऊपर से वो भाप ऑक्सीजन की कमी कर रहा है, और ऑक्सीजन की कमी में
आग नहीं लगता है। थोड़ा धुआं भी निकलना शुरू हो जाएगा जब नहीं निकलेगा कोई चीज़। अच्छा, कोई चीज़ जब अच्छे से नहीं जल पाता है तब धुआं निकलता है, और धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है। भारी गैस क्या करता है, ऑक्सीजन को दूर रखता है ना, वो ऑक्सीजन को सटने नहीं देता जलने वाली चीज़ से, जिसकी वजह से वहाँ पर आग बंद हो जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। देखो ये क्लियर कर दिया। क्या सर? ये आवश्यकता है ईंधन, जलने वाली चीज़ चाहिए, वायु यानी ऑक्सीजन खास करके ये होनी चाहिए, और तीसरा है ऊष्मा यानी वही ज्वलन ताप। ये 3 चीज़ होगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये 3 चीज़ होगा तभी कोई चीज़ जलेगा। तीनों में से कुछ भी कम होगा तो नहीं जलेगा। तो अभी तक जो हमारा टॉपिक का सारा सार था यही बताना चाह रहा था कि 3 चीज़ पूरा होगा तो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटा करके आग को नियंत्रित किया जा सकता है ना। इनमें से कोई भी एक चीज़ को अगर हटा लिया जाए, जैसे कि जो ईंधन जल रहा था ईंधन ही हटा ले तो क्या जलेगा, है ना, आग बुझना ही है। वायु हटा लीजिए, ऑक्सीजन हटा लीजिए तो भी आग बुझ जाएगी, या आप ज्वलन ताप वहाँ पे कम कर दीजिए तो भी आग बुझ जाएगी। तो जब आप पानी से गर्म पानी डालते हैं तो ज्वलन ताप कम होता है और वहाँ पर उस वायु की भी कमी होती है। आगे बढ़िए। आग बुझाने वाले कार्य वायु के प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होते हैं। अक्सर जब हम आग बुझाते हैं तो या तो हम वायु के प्रवाह को कम कर देते हैं, जैसे कि जो स्प्रे सब होता है ना, जो स्कूल वगैरह में या पब्लिक प्लेसेस में लाल कलर का सिलेंडर नहीं रहता है आग बुझाने वाला, उसमें पानी थोड़ी रहता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, भारी होता है। तो सपोज कर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से स्प्रे करोगे जहाँ पर आग लगा हुआ है, तो मान लो इस पर आग लगा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आप स्प्रे करोगे तो वो भारी है हवा से, तो वो नीचे बैठेगा, तो इस पे बैठेगा। जब वो इस पे बैठेगा तो हवा का और इस दाह्य पदार्थ का कनेक्शन तोड़ देगा, जलने वाली चीज़ का और वायु का कनेक्शन तोड़ देगा। जब वायु नहीं मिलेगा इसको तो ये नहीं जलेगा, भले ही इसके पास टेम्परेचर हो, है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि या तो टेम्परेचर को कम कर देता है, या तो वायु को रोक देता है, या दोनों। अच्छा, ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। जहाँ पर आग लगी, अब घर में आग लगी है तो घर को कैसे हटाएंगे, तो वहाँ पर ईंधन नहीं हटाया जा सकता है। या तो आप वायु वहाँ पे कनेक्शन तोड़िए, या तो टेम्परेचर घटाइए। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगी है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है, वहाँ पर उसको आप कैसे हटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने ऐसा अग्निशमक ऐसा देखा होगा, ये चीज़ है जो आग बुझाने के लिए काम आती है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशमक है। आग बुझाने के लिए पानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। ठीक है, समझ गए। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चलन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकता है। अगर ऐसे जगह पे आग लगा हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो करंट फैल करके, है ना, वो पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ करंट लेके जाएगा, और अगल बगल में कोई आदमी को छुएगा तो वो करंट से मर जाएगा। तो एक फ़ायदा करने के दूसरा नुकसान करेगा। तो जहाँ पर आग लगा होता है बिजली वाला, वहाँ पर पानी काम नहीं आता है खासा, वो अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है। जवाब है यस। अतः तेल के नीचे जल जाता है और तेल ऊपर जल रहता है। विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशमक है। अच्छा, ये वाला पहले ऊपर वाला समझो क्या है। देखो, अगर मान लो क्या कोई ऐसी जगह पे पेट्रोल में आग पकड़ा हुआ है, वहाँ पर आपने पानी डाल दिया, पेट्रोल हल्का होता है, पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा। अगर आप एक गिलास में पानी और पेट्रोल रखोगे तो पेट्रोल ऊपर आएगा, पानी नीचे जाएगा। तो अगर आप आग बुझाने के लिए पेट्रोल में आग लगा हुआ, आपने पानी डाला तो फिर पानी नीचे, पेट्रोल ऊपर, फिर पेट्रोल को ऑक्सीजन मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, फिर पेट्रोल जलते रहेगा, तो आपका वो पानी काम ही नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक वो चीज़ कह दिया कि ऐसे कंडीशन में कि कहीं तेल में, पेट्रोल में, डीजल में, मिट्टी तेल में आग लगी हो तो वहाँ पर, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ में आग लगी हो तो वहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कार्बन डाइऑक्साइड काम कैसे करता है। भारी होता है, जैसे पेट्रोल ही है, यहाँ पर पेट्रोल है पूरा, अब यहाँ पर आग लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर छिड़केंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर बैठ जाएगा, जो वायु से कनेक्शन तोड़ देगा, और वायु के बिना तो कोई चीज़ नहीं जलती है। कह रहा ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्य या विद्युत उपकरणों का कोई हानि नहीं पहुंचाता है।
अब CO2 अगर किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस पे अगर आप छिड़केंगे तो इलेक्ट्रिक डिवाइस को कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसीलिए CO2 जो है वो अच्छा है अग्निशमन के मामले में, आग बुझाने के मामले में। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कि अतः ये ना केवल, अच्छा सिलेंडर से कहाँ रे भाई, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी हुई जा सकती है। अच्छा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, ये तो समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग आग बुझा सकते हैं, लेकिन मिलेगा किधर से? तो कह रहा है कि इसको आप सिलेंडर में, है ना, भर सकते हैं प्रेशर दे करके, जैसे LPG भर के रखते हैं वैसे ही। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी हुई होती है? प्रेशर दे करके, है ना, जमा करके एकदम। ऐसे सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो जैसे कि LPG रखते हैं सिलेंडर में, वैसे ही किसको रखा जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी रखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? अतः यह न केवल आग के चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। तो CO2 ठंडा भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा भी होता है ना। तो ये टेम्परेचर को भी कम करता है, उससे भी आग बुझता है, इसलिए ये अति उत्तम अग्निशमक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खाने वाला सोडा भी है ना, और पोटाशियम कार्बोनेट जैसे रासायनिक के पाउडर को भारी मात्रा में छिड़काव। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, और आग को बुझा देती है। अगर आप चाहें तो ये दोनों, यानी बेकिंग सोडा, पोटाशियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों अगर आग में आप छिड़क दें तो वहाँ पर भी क्या होगा? बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर? आग बुझ जाएगा। और आजकल के सिलेंडर में भी ऐसा एक एसिड, जैसे कोई सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह और ये सोडा वगैरह डाला हुआ रहता है, उसको अलग अलग जो है बर्तन में रखा रहता है। आप पढ़ेंगे कि जैसे ही एसिड जो है मिलता है किसी इस तरह के बेस से, ना, लवण से, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वहाँ सिलेंडर से निकलता है रिएक्शन होकर के, वो भी एक तरीका है। तो 2-3 तरीके का जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए सिलेंडर पाया जाता है। चलो भाई, दहन के प्रकार अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि ठीक है, जो जलती हैं चीज़ें वो कितने प्रकार की हैं, है ना? क्या सभी रिएक्शन एक जैसे हैं? सभी आग एक तरह की गर्मी देती है? सभी ईंधन से एक तरह का ऊष्मा मिलता है? जवाब है नहीं। एक जलते ही माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर की रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। जाहिर सी बात है, स्टोव के निकट तीली ले जाइए या कोई जलती हुई चीज़ ले जाइए, क्या होगा सर? गैस स्टोव की घुंडी नाब घुमा करके गैस चालू कर दीजिए, आप क्या देखते हैं? आग पकड़ लेता है भक्सिना। हम पाते हैं कि गैस तेज़ी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, LPG गैस। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। आप जैसे ही आग ले गए, फट से ना आग पकड़ा, तीव्र दहन, ठीक है, अति ज्वलनशील पदार्थ है ये, ठीक है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। एक चीज़ है फास्फोरस, हड्डियों में पाया जाता है फास्फोरस, ठीक है, हड्डियों में भी एक तरह केमिकल है। इसका ज्वलन ताप बहुत कम है। अगर आप इसको ऐसे ही कमरे में रख दीजिएगा जहाँ ज़्यादा गर्मी है तो वैसे आग पकड़ लेगा, आग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसीलिए ना बाद में कभी कभी बाद में आग लगता है ना, और लोग कहते हैं भूत आग लगा है बाद में। असल में होता है क्या है कि जैसे कोई बाद में ना कोई हड्डी उड्डी गिरा हुआ रहता है, हड्डी में रहता है फास्फोरस, ठीक है। अब जब उस पर धूप पड़ता है ना बहुत तेज़, तो वो फास्फोरस को ज्वलन ताप मिल जाता है और फास्फोरस कम टेम्परेचर पे जल सकता है, तो वहाँ पर वो आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हड्डी में आग पकड़ता है। तो कहते हैं कोई भूत होगा, कोई चुड़ैल होगा, कुछ होगा जिसने हड्डी में आग लगाया है। और वैसे भी हड्डी को तो प्रतीक लेते ही हैं इन चीज़ों का, है कि नहीं है? तो फास्फोरस बहुत कम टेम्परेचर पे, कह रहा है कमरे के ताप पर, यानी यही 25-30 डिग्री पे भी जल सकता है भाई ये समटाइम। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। देखो, एक दहन क्या था सर? तीव्र दहन, और एक दहन क्या है सर? स्वतः दहन। फर्क समझिएगा। तीव्र दहन क्या था, है ना, कि तेजी से जले, आप उसके पास जैसे ही कोई टेम्परेचर ले गए फट से ना जल गया, तो तीव्र दहन, जल्दी से जल गया। पेट्रोल ऐसा हो सकता है, मिट्टी तेल ऐसा हो सकता है, LPG ऐसा हो सकता है जिसमें तीव्र दहन होता है। ये स्वतः दहन क्या है कि खुद जल जाएगा भाई, खुद। जैसे कि और एक दो ठो है, जैसे कि सोडियम है ना, पानी के साथ, अच्छा वो तो पानी मिलेगा तब जल जाएगा, पानी के साथ, उसको टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, पानी के साथ रिएक्शन करके वो जो है टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करता है और जलना शुरू कर देता है। कोयले के खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। कोयला को जलने के लिए टेम्परेचर चाहिए ठीक ठाक, उसको ज्वलन ताप चाहिए ठीक ठाक, कोयला का धूल है ना, वो कम ही टेम्परेचर पर जल उठ सकता है। तो वहाँ पर हो सकता है कि अपने आप ये कोयला वहाँ पर गर्मी बढ़ी और स्वतः दहन हो गया, अपने आप जो आग पकड़ लिया, होता है, उसको मिल गया टेम्परेचर जितना उसको आग पकड़ना था। ऑक्सीजन तो है ही, 3 चीज़ तो चाहिए जलने के लिए, 3 चीज़ तो चाहिए जलने वाले पदार्थ। अब कोयला का जो धूल है वो भी जलने वाला पदार्थ है, ऑक्सीजन तो है ही, 2 चीज़ तो हो गया, बचा तीसरी चीज़ क्या?
तीसरी चीज़ बचा टेम्परेचर। अगर उसको ज्वलन ताप मिल गया है ना तो फट से ना जल जाएगा, फास्फोरस को मिल गया जल गया, है ना। ऐसे ही क्या हो सकता है सर, कोयले का जो धूल है उसको भी ज्वलन ताप मिल जाता है और वो जल जाता है। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं। अधिक गर्मी के कारण कागज़ वगज में ये वहाँ पर कोई घास वास होता है, पतला उतला कोई घास होता है, वो घास कम ही टेम्परेचर पे जो है जल सकता है। और जब गर्मी होती है, सूखी हुई घास होती है, उसको वो टेम्परेचर, वो ज्वलन ताप मिल जाता है धूप से ही, और वो आग पकड़ लेता है। इस तरीके से जंगल में आग लग जाता है। कभी आकाश से बिजली गिरने से होता है। जाहिर सी बात है, जब बिजली गिरती है तो वहाँ पर किसी को टेम्परेचर मिल जाता है। मान लो कोई सूखे पेड़ पर गिरा, कोई सूखे पत्ते पर जो है वो बिजली गिरी, या वो जो है करंट आया और वो टेम्परेचर उसको मिल गया, ज्वलन ताप मिल गया और फट से आग पकड़ लिया। तो यहाँ पर कह रहा है जंगल में इस तरीके से क्या होता है सर, आग लगते हैं। लेकिन खास बात क्या कह रहा है कि अक्सर जो आग लगता है वो मनुष्य की लापरवाही से लगता है, कि इंसान की गलती की लगता है, कि इंसान किसी तरह का आग छोड़ के आ जाता है, चाहे सिगरेट पी करके छोड़ के आया हो, चाहे पार्टी पिकनिक करके छोड़ के आया हो, चाहे किसी तरह से। लेकिन अक्सर जो आग लगता है वो इंसानों की गलती से लगता है। इसीलिए हम लोगों को जंगल में, है ना, सावधानी के साथ क्या करना चाहिए सर, रहना चाहिए, आग को जलाना चाहिए। ठीक है। कह रहा है कि जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना आवश्यक है। अच्छे से आग को बुझा करके वहाँ से निकलिए। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही बस अपना हो गया, एंजॉय कर लिए, चल दिए, है ना, पता चला उधर जंगल ही राख हो गया। हम त्योहारों पर अक्सर है ना आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक, है ना, अभिक्रिया होना, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। देखो, एक हो गया वहाँ पर क्या, ऐसा अभिक्रिया, वहाँ पर एक था, है ना, तीव्र दहन, एक क्या था, सौता दहन, और एक है विस्फोट, है ना। अब कोई ऐसा दहन जहाँ पर प्रकाश और ऊष्मा तो निकले ही और साथ में बड़ी आवाज़ निकले, खतरनाक से आवाज़ निकले, तो वो विस्फोट होता है। जैसे पटाखा वगैरह में होता है क्या, कि ऊष्मा और प्रकाश के अलावा ध्वनि पैदा होता है, तो वहाँ पर विस्फोट होता है। तो ये भी एक तरह का दहन ही है, लेकिन ये दहन क्या कहलाया सर, विस्फोट कहलाया। एक है तीव्र दहन, जो जल्दी से आग पकड़ ले। तीव्र दहन मतलब जो जल्दी से, तेज़ी से आग पकड़ ले, जैसे कि पेट्रोल, एलपीजी, मिट्टी तेल, डीजल, है ना, ये सब में होता है, या फिर अल्कोहल, ये सब में होता है ना, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं अच्छे, है ना, उनमें लग जाता है। और एक हो गया आपको सौता दहन, जिसमें क्या होता है कि सर चीज़ें अपने आप आग पकड़ लेती है, जैसे फॉस्फोरस या कोयले का धूल, ये सब, है ना। और उसके अलावा क्या है, यहाँ पर एक विस्फोट, कि जहाँ पर ऐसा दहन की प्रक्रिया जहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश के साथ क्या निकले, आवाज़ निकले तेज से। तो इस तरह से हम दहन के प्रकार को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस बात को, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, दहन के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया ज्वाला। तो 3 प्रकार के हमने दहन का प्रकार पढ़ लिया। अब हमारे पास जो एक नेक्स्ट टॉपिक था, है ना, हमारा जो चैप्टर का नाम था उसमें क्या था सर, एक था दहन, एक था ज्वाला। दहन हमने पढ़ लिया, अब ज्वाला देखते हैं। एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एलपीजी से, जो गैस से आपके घर पे जब खाना बनता है गैस से, तो क्या उसका रंग लाल होता है? नहीं, उसका रंग थोड़ा ब्लू कलर का होता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? एक मोमबत्ती का ज्वाला का रंग पीला, थोड़ा सा लाल टाइप का होता है, लेकिन एलपीजी वाला थोड़ा हरा होता है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के जलने पे आपने अनुभव याद करिए, वहाँ पर सफ़ेद कलर का आग निकल रहा था। कैसा? सफ़ेद कलर का। यदि आपको सारणी की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं, जला करके सबके कलर देख सकते हैं। अभी हमने क्या देखा सर? अभी हमने क्या देखा? एलपीजी वाला थोड़ा ब्लू कलर का था, मोमबत्ती वाला थोड़ा रेडिश येलो कलर का था, और मैग्नीशियम रिबन वाला वाइट कलर का फ्लेम था, आग था। सब एक जैसा कलर का आग नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर ये सब कुछ दिया है नाम, सबको जलाइए। मोमबत्ती को जला के देखिए, है ना, क्या ज्वाला देता है मोमबत्ती? यस देगा। ज्वाला नहीं देता, ज्वाला देता है ना। मैग्नीशियम ज्वाला देता है और वाइट कलर से बहुत चकाचौंध रोशनी देता है। कपूर ज्वाला नहीं देगा आई थिंक, है ना। देता है, ज्वाला देता है, कपूर भी ज्वाला देता है। मिट्टी का तेल देगा, ज्वाला देगा। लकड़ी या कोयला ज्वाला, लकड़ी का कोयला ज्वाला नहीं देता है खासा। ठीक है, लकड़ी का कोयला ज्वाला देता है। सिर्फ जो कोयला होता है वो ज्वाला नहीं देता है, लेकिन लकड़ी का कोयला ज्वाला देता है। अब यहाँ पर थोड़ा, हाँ यहाँ पर देखिए, बर्नर वाला आग जो है, ये गैस वाला आग है, वो देखिए थोड़ा ब्लू कलर का दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा अलग कलर का दिखाया, थोड़ा अलग कलर का कि मिट्टी का तेल का लैंप दिखाया गया, मोमबत्ती दिखाया गया है, और ये ना बुनसन जो है बर्नर दिखाया गया। और थोड़ा आप तीनों का देखिएगा, है ना, कलर क्या होगा सर, थोड़ा अलग होगा। अभी नीचे आएगा अभी क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है ज्वाला की संरचना, कि ज्वाला कैसा दिखता है। संरचना मतलब बनावट, जो संरचना मतलब बनावट, कि ज्वाला कैसा दिखता है। एक मोमबत्ती जलाना है, एक कांच जो 4-5 सेंटीमीटर पतली नली के संडासी द्वारा पकड़िए और इसको एक सिरा मोमबत्ती, संडासी मतलब यहाँ पर चिमटा उमटा से पकड़िएगा। ठीक है,
क्या किया आपने, मोमबत्ती जलाया, एक पाइप टाइप का कांच का नली लिया और उसको एक किससे, चिमटा से पकड़ा नली को। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर कर रहा है, देखिए मोमबत्ती जलाया, एक चिमटा से एक कांच का नली लिया और इधर एक माचिस की तीली लिया। थोड़ी देर के बाद, और इसको देखिए, ये आप जो नली है ये अंदर डाल दिया है, अंदर अंदर, ये नली बाहर नहीं रखा है, अंदर डाला है, वो जो जहाँ पर मतलब सेंटर में, आग के सेंटर में लेके चला गया नली को, है ना। तो अभी क्या हुआ है देखिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए, यानी अंदर लेके जाइए, कांच के नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस को तीली लाइए। वो क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होता है? जवाब है यस, यहाँ पर आग पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आग पकड़ लिया, यहाँ पर, है ना। ये जला करके ही माचिस लेके आया है। ठीक है, देखिए कहाँ पे रखा है सर, तो मोमबत्ती के बीचों बीच रखा है, बाहर नहीं, सटा के बाहर, सटा के नहीं, अंदर। और यहाँ पर एक मोमबत्ती माचिस तीली जला करके ऐसे ला के रखा, तो यहाँ पर आग पकड़ लिया, यहाँ पर, है ना, यहाँ आग पकड़ा। ठीक है, क्यों यहाँ आग पकड़ा? जवाब है देखो, जो ये जलता है ना, इसके सेंटर में कुछ गैस निकल रहे होते हैं, सेंटर में ना अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन बाहर वाले को मिल रहा है लेकिन बीच वाले को नहीं मिल रहा बढ़िया से, बाहर वाला तो अच्छे से ले रहा है, तो बीच में कुछ धुआं निकलता है। वो धुआं में ईंधन होता है जो नहीं जला है अभी, वो ईंधन अभी नहीं जला, मोमबत्ती का ईंधन धुआं में होता है जो नहीं जला है, वाष्प के रूप में कांच के नली से यहाँ आ गया है, मान लो, है ना। अब यहाँ इसको क्या मिल रहा है सर, ऑक्सीजन मिल रहा है ढंग से, और यहाँ पर उसको फिर वो ज्वलन ताप भी मिल रहा है। तो यहाँ पर वो जो नहीं जल पाया था ईंधन, वो यहाँ आकर के जो है जलेगा। इस तरीके से ये काम करता है, समझे। अच्छा, आइए देखते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, है ना, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला निर्माण करते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ जलता है तो कैसे जलता है यहाँ पर क्लियर कर रहा है। ठीक है, कि जो जलने वाले पदार्थ है वाष्पित होकर ऊपर निकलता है, ऊपर जाता है, और वो दहन की प्रक्रिया से फिर जो है ज्वाला बनाता है। कोई चीज़ दहन के बिना ज्वाला नहीं बनाता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आग है पर वहाँ पर दहन नहीं हो रहा है। दहन होगा तब जा कर के वहाँ पर ज्वाला होगा, दहन से ही ज्वाला निकलता है। और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर दहन होगा वहाँ पर ज्वाला होगा ही, लेकिन जहाँ पर ज्वाला होगा वहाँ पर दहन होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके विपरीत लकड़ी के कोयला वाष्पित नहीं होता, लकड़ी का कोयला जो होता है वाष्पित नहीं होता, तो वहाँ पर जो है ज्वाला नहीं देता। ऊपर जो था वहाँ पर हम लकड़ी के कोयला में हम थोड़ा कन्फ्यूज़ थे ना कि ज्वाला देगा कि नहीं, तो लकड़ी के कोयला में ज्वाला नहीं होता है। अच्छा, क्रियाकलाप 4.5 में, क्या कांच के नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने के कारण हो सकता है? ऑफ कोर्स, वो जो वाष्प, अभी मोमबत्ती वाला ही एग्जांपल कह रहा है कि मोमबत्ती से वो जो आया वाष्प, क्या उसी से वो आग लगा था वहाँ पर? यस, क्योंकि वो जो मोमबत्ती का वाष्प आया उसमें ईंधन है। क्या है सर? ईंधन है। और वही ईंधन क्या किया सर, अब जला, है ना, क्योंकि वहाँ पर उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा था। अभी जो हमने ऊपर देखा, जब मोमबत्ती का ज्वाला स्थिर होता हो तो ज्वाला दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच का प्लेट यानी स्लाइड प्रविष्ट करिए, उसके संडासी से लगभग 10 सेकेंड तक पकड़े रखिए, फिर उसको हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं यहाँ पर, क्या बोल रहा है, आपने क्या कर रहा है, एक मोमबत्ती जब ऐसा जल रहा हो, है ना, तो वहाँ पर एक कांच का नली लेकर के ऐसे सटा करके, ठीक है, देखिए सटा करके ऐसे लेना है और वहाँ से उसको हटा लेना है। और वहाँ पर आप काला सा धब्बा देखेंगे, इसको कोई चीज़ से पकड़ा है, स्टैंड कर, चिमटा उमटा से पकड़ा है ना, आप उसको डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़िए क्योंकि गर्म हो सकता है कि नहीं है। अब यहाँ पर काला से ये धब्बा क्यों बन गया, है ना, यहाँ पर ये सवाल है। तो यहाँ पर कह रहा है कांच के प्लेट पर एक गोल काला वलय बन गया है, यह ज्वाला का दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों के जमाव को दर्शाता है। दीप्त क्षेत्र मतलब जलने वाला क्षेत्र, जलने वाले क्षेत्र में जो कार्बन हैं जो नहीं जल पाए हैं कुछ, है ना, वहाँ पर ये कार्बन जम करके ये काला हो गया है। कार्बन कैसा होता है? काला होता है। तो यहाँ पर ये कार्बन के जमाव के कारण क्या हो रहा है सर, ये काला धब्बा बन रहा है। एक पतले लंबे तांबे का तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ करके रखिए। अदीप्त क्षेत्र, देखो दीप्त क्षेत्र मतलब जो जल रहा वो क्षेत्र, आपने जल रहा वो क्षेत्र में सटा के रखा था, और अदीप्त क्षेत्र मतलब जो नहीं जल रहा है ना। अदीप्त क्षेत्र ये वाला देखो यहाँ पर ऊपर पकड़ा हुआ है, एक पकड़ के रखिए। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है, रिक्त है ना, रक्त तप्त हो जाता है,
क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है? देखो मैंने क्या कहा, दीप्त क्षेत्र मतलब जो जल रहा है जो एरिया, और अदीप्त क्षेत्र मतलब जो एरिया नहीं जल रहा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा, ये वाला एरिया जलने वाला एरिया है जहाँ पर कुछ तांबा का तार घुसा हुआ है, और ये वाला एरिया नहीं जलने वाला एरिया है क्योंकि वहाँ पर आग नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो एरिया अंदर का है वो एरिया नहीं वो लाल नहीं होगा, वो काला ही रहेगा थोड़ा। और जो जस्ट बगल का है ये वाला, ये एरिया आप क्या देखोगे कि एकदम जल करके आग हो जाएगा, एकदम वहाँ जो तार है वो बढ़िया से जल जाएगा, पतला सा तार। तो ऐसा क्यों हुआ कि आग के अंदर का वाला ही जो है नहीं जला उतना ढंग से, और उसके जस्ट बाहर वाला जो है बहुत तगड़ा जो है एकदम आग लाल हो गया है, ज़्यादा जला है। इससे क्या ये समझ में आता है कि जो दीप्त क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, जो दीप्त क्षेत्र है, वहाँ का जो तापक्रम है वो कम, और इसके अगल बगल का जो तापक्रम है, इसके अगल बगल का जो तापक्रम है वो अधिक होता है। जवाब है यस, ये बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर कहानी है ऑक्सीजन की। हमने कहा कि 3 चीज़ होगा तब जाकर के कोई चीज़ जलेगा। अब 3 चीज़ में से अगर आप गौर करिएगा तो जलने वाला जो पदार्थ है, जो ज्वलन पदार्थ है, वो मोमबत्ती है, वो तो ठीक है, सबको मिल रहा है। लेकिन और टेम्परेचर भी सबको मिल रहा है बढ़िया हर जगह। प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन होगा उतना अच्छे से कोई चीज़ जल पाएगा। हमने कहा कि ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ नहीं जलता है। देखो जो बाहरी क्षेत्र है, उसको चारों तरफ से भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है, चारों तरफ से भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है। तो वो जो वाष्प जो आया मोमबत्ती का बाहर, उसको टेम्परेचर तो मिल ही रहा है और बढ़िया ऑक्सीजन मिल रहा है, चारों तरफ से मस्त जल रहा है। लेकिन जो यहाँ वाला एरिया में होगा, जो यहाँ वाला एरिया में होगा, यहाँ वाला एरिया में होगा, ठीक है, बेचारे को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा है ढंग से, ठीक है, क्योंकि बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो बाहर वाला वाष्प ही इस्तेमाल कर ले रहा है। जो थोड़ा बचा खुचा जा रहा वो बेचारे अंदर इनको मिल पा रहा है, ठीक है। बचा खुचा जो है, जो अंदर से है ना, वो इस बेचारे को जो है अंदर को जो है बचा खुचा मिल पा रहा है ना। अगर मान लो कि अगल बगल में 100 गो ऑक्सीजन का जो है गैस था, तो बाहर वाला ही जो है 70 को इस्तेमाल कर लिया, वो 30 गो उसको दे रहा है। उसको ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, इसीलिए वहाँ पर ढंग से नहीं जल रहा है। जो ईंधन है, यानी जो मोमबत्ती ईंधन है, नहीं जल पा रहा। जब ढंग से नहीं जलेगा तो तापक्रम क्या होगा? वहाँ पर कम होगा। तो इसीलिए ये वाला एरिया था, यहाँ पर तापक्रम कम है क्योंकि यहाँ पर बढ़िया से नहीं जल पा रहा है ईंधन। लेकिन जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ईंधन अच्छे से जल पा रहा है। ये बात आप क्लियर हो गए? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है, रक्त तप्त हो जाता है ना। इससे पता चलता है कि जो अदीप्त क्षेत्र है, जो नहीं जल रहा बाहर का जस्ट एरिया, वो बहुत अधिक गर्म है। ज्वाला का ये भाग सबसे अधिक गर्म होता है। इसीलिए कह रहा है कि जो सोना चांदी का जो पिघलने के लिए जो सुनार धातु या फूंकनी से ज्वाला जो बाहरी भाग है, उस पर क्या करते हैं सर? ये चांदी और सोना को रखते हैं, है ना। यहाँ पर मैं कैसे बताऊँ? ये देखिए, ये देखिए, ये आग निकल रहा है, फूंक रहा है। अब फूंकनी पे क्या कह रहा है? जैसे मान लो ये इस वाले बर्तन में इसको सोना या चांदी जो भी पिघल रहा है वो इस बर्तन में है, ठीक है, इस बर्तन में है। तो ये क्या कर रहा है? इसको एकदम सटा नहीं दे रहा आग से, बल्कि थोड़ा दूर रख रहा है। देख रहे, थोड़ा दूर रख रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो रख रहा है वहाँ पर सबसे अधिक गर्मी है। सबसे अधिक गर्मी यहाँ पर नहीं है, सबसे अधिक गर्मी इस वाले एरिया में है। इसीलिए उसके जस्ट एंड पे रखता है, तो वहाँ पर आप, इसीलिए आपको भी अगर कोई चीज़ आग पे गर्म करनी है ना, तो स्टोव वगैरह पे गर्म करने, तो एकदम से आग में सटा के नहीं गर्म करना है, बल्कि थोड़ा ऊपर हटा के रखिए। जब अगर मान लीजिए क्या कि आग यहाँ तक है, तो आप चीज़ को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हटा के रखिए। इससे क्या होगा सर? इससे ज़्यादा गर्मी मिलेगी और बहुत आसानी से। इसे चूल्हा वगैरह में आग से हटा हुआ रहता है बर्तन, और वो ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक फ़ोटो दिया है और इस फोटो में आपको ये चीज़ दिखाया गया है कलर के हिसाब से कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, सबसे गर्म भाग सबसे बाहर है, सबसे गर्म भाग सबसे बाहर है, और इसका जो ज्वाला है उसका कलर थोड़ा ब्लू टाइप का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूर्ण दहन होता है पूरे तरीके से। जो भी ईंधन आया है, मोमबत्ती आया है, वो बढ़िया से जल गया, उसको बढ़िया ऑक्सीजन मिल गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कम है ना, कम गर्म भाग, इसके बाद इसके थोड़ा अंदर यहाँ पर जो है ये कम गर्म भाग है। इसके ये जो थोड़ा रेड वाला है, रेड वाला देखो, आप तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना। ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो एरिया है, ये कम गर्म भाग है। यहाँ पर आंशिक दहन हो रहा है। कम गर्म भाग में, ये नहीं, कम गर्म भाग में आंशिक दहन हो रहा है, मतलब कुछ मात्रा में दहन हो पा रहा है ईंधन का, है ना। वो जो 30% ऑक्सीजन बाहर से मिल रहा था वही इस्तेमाल होकर कुछ हद तक हो रहा है। सबसे अंदर का भाग, ये वाला भाग सबसे कम गर्म भाग है।
यहाँ पर बिना जले मोमबत्ती का आंतरिक जो है क्षेत्र है, काला सा क्षेत्र है। यहाँ पर भैया उसको वो जो 30% वह आया था वो भी ई वाला क्षेत्र में इस्तेमाल हो गया, उसको 5% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो जो है काला सा भाग है, वहाँ पर जो है ना, जो ईंधन है वो जल नहीं पा रहा है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि मोमबत्ती का है ना जो धागा है वहाँ पर काला काला हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन जम गया है, वहाँ का जो ईंधन है वो बेचारा ऑक्सीजन ही नहीं मिला। टेम्परेचर तो खूब है, ईंधन तो है बढ़िया, लेकिन वायु ना होने के कारण है ना उतना बढ़िया टेम्परेचर होने के बावजूद भी नहीं जल पा रहा है, यहाँ पर अच्छा दहन नहीं हो पा रहा। तो ज्वाला में खास करके इस तरह का 3 भाग होता है। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे गर्म भाग सबसे बाहर होता है, उसके बाद कम गर्म भाग जो लाल कलर का होता है वह आपको कैसा होता है सर? वह आपको कम गर्म होता है, और उससे भी सबसे कम गर्म भाग सबसे सेंटर में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है दहन की क्रिया नहीं हो पाती ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, ये काला होता है। तो अब यहाँ पे कलर भी याद रखेंगे, सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म वाला नीला है ना, बीच वाला भाग पीला और अंदर वाला भाग काला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से रंग का जो ज्वाला है वो अधिक गर्म होगा, कौन से रंग का ज्वाला अधिक गर्म होगा, काला वाला कि पीला वाला कि नीला वाला? तो नीला वाला सबसे अधिक गर्म होगा। इसका मतलब है कि एलपीजी से जो नीला कलर का गैस निकलता है, इसका मतलब है कि वो बहुत गर्म होता होगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही समझते हैं आप। तो इस तरीके से जो काला जो गैस निकलता है, कोई चीज़ को अगर जैसे प्लास्टिक व्लास्टिक जलाइएगा तो काला काला निकलता है, तो उससे उतना गर्मी नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम लोग प्लास्टिक जला के खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी खास नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, इससे कई सारे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। क्या एक तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ज़्यादा गर्म भाग कहाँ होता है, कम गर्म भाग कहाँ होता है। एक तो आपको ऐसे बन सकता है कि कलर कौन सा होता है कौन से भाग का, और एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर दहन की क्रिया अधिक हो रही है, कहाँ पर कम हो रहा है। एक ये बन सकता है कि क्यों है ना ये अधिक दहन हो रहा है, क्यों कम दहन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जब ज़्यादा मिल पाता है बाहरी क्षेत्र को तो वो अधिक दहन होता है, अंदर के क्षेत्र को कम मिल पाता है तो वो कम जो है दहन वहाँ पर होता है। क्लियर है? चलो भाई, अब बस होने ही वाला है। ईंधन क्या है? अब एक चीज़ आया, ईंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है, चाहे दहन की क्रिया हो चाहे ज्वाला हो, ईंधन से ही है ना। ईंधन ही जलता है, तो वो प्रोसेस, जलने का प्रोसेस दहन है, जलने की प्रक्रिया प्रक्रम दहन है, और जल करके जो चीज़ हम लोग को दिख रही होती है वो चीज़ ज्वाला है। तो यहाँ पर ईंधन के बारे में थोड़ा समझते हैं। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, यही सब घर में इस्तेमाल होता है ना भाई, जलाने के लिए। जवाब है यस। ठीक है, ये सब इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब घर में इस्तेमाल होता है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। जो पदार्थ जलाने के लिए इस्तेमाल होता है वो ईंधन कहलाता है, लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, ये सब। अच्छा ईंधन वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अच्छा ईंधन वो है जो सहज उपलब्ध हो। पहली चीज़ क्या? अच्छा ईंधन वो है जो आसानी से उपलब्ध हो, है ना। हम लोग को लकड़ी आसानी से मिल जाता है, कोयला आसानी से मिल जाता है, पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, आसानी से। सस्ता हो। अब भाई है ना, अगर 4000 रुपया लीटर आपको पेट्रोल दे दें, जला पाइएगा? नहीं ना। सस्ता भी होना चाहिए। एलपीजी अगर आपको उतना महंगा दे दे 400-500 रुपया लीटर, जला पाइएगा? नहीं। वायु में सामान्य दर से है ना सुगमतापूर्वक जलता हो, जो आसानी से जले। अब ऐसा नहीं कि जलाने के लिए पूरा खानदान का मेहनत लग जा रहा भाई, है ना, तो वो अच्छा नहीं है। ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता, और जलने के बाद अच्छा खासा उससे काम भी होना चाहिए। जल तो रहा है पर काम ही ना हो रही है। मैंने जैसे कहा कि प्लास्टिक को जलाइएगा तो खासा उसमें काला सा निकलता, नहीं, बेकार है भैया। तो कहने का मतलब है कि आपको पूछा जा सकता है कि अच्छा ईंधन कौन सा है। तो पहला नंबर 1 अच्छा ईंधन वो है जो आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ता हो, है ना, जो सुगमतापूर्वक जलता हो, और जो अच्छा खासा क्या हो सर, ऊष्मा देता हो। ठीक है, अच्छा खासा। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो क्या है सर? अच्छा ईंधन है। अच्छा, अब कह रहा है ये जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो, और ये जो है 5वां है कि उससे वेस्ट कम से कम वेस्ट निकलता हो। अगर बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलेगा तो वही प्रॉब्लम है कि भाई है ना फ़ायदा 8 और क्या बोलते हैं उसको, नुकसान 2%। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसमें एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हम लोग जितने भी ईंधन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आदर्श ईंधन नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा ईंधन नहीं है जो भाई साहब हर तरह से परफेक्ट है, एकदम सस्ता है, एकदम आसानी से मिल जा रहा है, एकदम बढ़िया आग दे रहा है, एकदम गंदगी नहीं निकाल ना। कौन सा ईंधन है जो गंदगी नहीं निकालता है? धुआं निकलता है, वो वायु के लिए खतरनाक है। जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो वायु के लिए खतरनाक है। एक तो सभी गंदगी निकालता है जितने भी ईंधन है। दूसरा, कोई भी ईंधन बहुत सस्ता नहीं है, थोड़ा बहुत पैसे तो लग ही जाते हैं, है ना। तीसरा, कोई भी ईंधन 100% नहीं जलता है।
थोड़ा बहुत तो इधर उधर रह ही जाते हैं, है कि नहीं? कहीं ना कहीं कुछ जो हम चीज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अलावा कहीं और भी उपयोग हो ही जाता है, ठीक है। बर्बाद थोड़ा बहुत हो ही जाता है, एकदम 100% तो यूज़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन रखिएगा कि कोई भी जो ईंधन है वो आदर्श ईंधन नहीं है, आइडियल ईंधन नहीं है कि भाई ये एकदम परफेक्ट चुम्बेश्वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी में कुछ ना कुछ है कमी बेशी, हम इंसानों की तरह। हमें ऐसे ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग के अधिक आवश्यकताएं पूरी करती हों। अब एकदम परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट हाँ, खाना बनाने के लिए जो सस्ता भी हो, है ना, जो ठीक है गंदगी उतना ना देता हो, जो अच्छा खासा हीट देता हो, इस तरीके से हम काम करते हैं। जैसे कि एलपीजी बेस्ट है, अच्छा खासा हीट दे रहा है, बहुत महंगा नहीं है, ठीक ठाक है, 100 रुपये लीटर मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको वेस्ट भी नहीं निकालता है, धुआं वुआं कुछ खास खतरनाक नहीं है उसका, बहुत कम निकालता है, जो कि ओके है, ठीक है। आसानी से मिल जाता है और हीट बहुत अच्छा देता है, आसानी से खाना पकता है, जल्दी से खाना पकता है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी के लिए पेट्रोल सुविधाजनक है ना, मान लीजिए फैक्ट्रीज़ के लिए डीजल सुविधाजनक है। तो जहाँ पर जिसका फिट बैठ रहा है वहाँ पर वो इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जैक्टली कोई एक तो बिल्कुल ही आदर्श नहीं है। ईंधन के मूल्य में भिन्नता होती है, कुछ ईंधन अन्य ईंधन की अपेक्षा सस्ते होते हैं, जाहिर सी बात है, कोयला थोड़ा सस्ता है, पेट्रोल महंगा है। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बताइए, ठीक है, और ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन में वर्गीकृत करिए। हमने पहले भी ये कर लिया है, इसको छोड़ दो। ईंधन की दक्षता, दक्षता कहते हैं पावर को, कौन कितना पावरफुल ईंधन है। जो अच्छा देखो, ईंधन का काम क्या है? ईंधन का काम है ऊष्मा देना, ऊर्जा देना। जो ज़्यादा ऊर्जा देगा वो ज़्यादा दक्ष है, सीधी बात, जो ज़्यादा ऊर्जा देगा वो ज़्यादा दक्ष है। तो देखो, यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयले और एलपीजी को जला करके पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन सा ईंधन चुनेंगे? 1 लीटर पानी गर्म करना है, अब 1 लीटर पानी आप कोयला में गर्म करिएगा कि एलपीजी में करिएगा कि गोबर में करिएगा, गोबर के उपला में? जवाब है हम करेंगे एलपीजी में, क्योंकि गोबर का उपला में कुछ खास नहीं देगा, उससे थोड़ा ज़्यादा कोयला में देगा, है ना, लेकिन उससे भी अच्छा एलपीजी गैस, ब्लू कलर का ईंधन, क्या बढ़िया हीट होता है, तो वो जल्दी पानी को गर्म कर देगा। तो कह रहा है क्या, इसका कारण बताइए क्यों चुना? क्योंकि ये अच्छा है, क्योंकि ये अधिक ऊष्मा देता है, इसका जो दक्षता है इस ईंधन का, एलपीजी का, वो अधिक है, किसके मुकाबले में? उपले और कोयले के मुकाबले में। क्या अब कह रहा है क्या ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ईंधन के 1 किलो का, अच्छा ये वाला आप थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कह रहा है सर? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा, ऊर्जा की मात्रा उसकी ऊष्मीय मान कहलाती है। क्या कह रहा? 1 किलो कोई भी ईंधन, 1 किलो एलपीजी हो, 1 किलो पेट्रोल हो, 1 किलो कोयला हो, 1 किलो गोबर हो, 1 किलो मिट्टी तेल हो, 1 किलो लकड़ी हो, 1 किलो ईंधन पूरा जब जले, पूरा जला दिए, जैसे भी जलाना हो पूरा जला दिए, तो जितना हीट दिया, सिर्फ हीट को नापेंगे, क्योंकि असल रीज़न हमारा हीट ही, हमने शुरू से ही बात करते आए हुए हैं हम। तो जितना हीट दिया उसका हम कहते हैं ऊष्मीय मान। क्या कहते हैं उसको? ऊष्मीय मान। और ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति ग्राम में मापा जाता है। इसका मतलब है कि ईंधन के जो पावर है, ईंधन का कोई भी ईंधन, चाहे पेट्रोल हो, मिट्टी तेल हो, डीजल है, उसका जो पावर है उसको हम लोग किस में नापेंगे सर? उसको हम लोग केजी पर किलोग्राम में नापेंगे, कितना ज़्यादा ये पावरफुल है। जो ज़्यादा केजी पर किलोग्राम जिसका वैल्यू आएगा जलाने के बाद, वो ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं है? अब कह रहा है कुछ ईंधनों का ऊष्मीय मान नीचे दिया गया, हम लोग देखते हैं। ऊष्मीय मान मतलब कितना ऊष्मा निकलता है, ये मान। तो देखो, ठीक है, जैसे कि लंबाई को मीटर में नापते हैं ना, वजन को किलो में नापते हैं, वैसे ही इस गर्मी को, किसी ईंधन से निकलने वाले गर्मी को किस में नापते हैं सर? किलो जूल प्रति किलोग्राम में नापते हैं, किलो जूल पर केजी में नापते हैं। चलो, ये तो ऊपर था, कौन ये वह छोड़ो, यहाँ पर आओ। विभिन्न ईंधनों के यहाँ पर ऊष्मीय मान दिया हुआ, देखो अगर आप देखिएगा तो गोबर का उपला से 6000 से 8000 केजी पर किलोग्राम जो है निकलता है। लकड़ी से 17000 से 2200 तक निकलता है, जो इससे थोड़ा ज़्यादा है, डबल है ऑलमोस्ट। कोयला से 25000 से 33000, इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। पेट्रोल से देखो 45000, है ना, अच्छा खासा निकल रहा है। पेट्रोल से ज़्यादा जो है क्या निकल रहा है सर? ऊष्मा निकल रहा है केजी पर किलोग्राम में। मिट्टी के तेल भी 45000, डीजल भी 45000, मतलब तीनों लगभग 45,000 का जो है ईंधन का क्या निकाल रहा है सर? ऊष्मीय मान निकाल रहा है। मीथेन 50,000, मीथेन गैस जो है ना, ये इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। और ये सीएनजी भी 50,000, है ना। एलपीजी 55,000। हमारे घर पे इस्तेमाल होने वाला एलपीजी भाई मिट्टी तेल से, पेट्रोल से, डीजल से, लकड़ी से, कोयला से, मीथेन से, सीएनजी से सबसे ज़्यादा है। देखो 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम में। 1 केजी एलपीजी को अगर आप जलाएंगे तो 55,000 केजी पर किलोग्राम ऊष्मीय मान, इतना हीट जो है निकालेगा, ठीक है।
मीथेन गैस कहाँ से निकल सकता है मैं आपको बता दूं, जैसे कोई चीज़ सड़ता है ना तो वहाँ पे मीथेन गैस निकलता है, तो जो गोबर गैस होगा ना वहाँ पे मीथेन गैस होगा। जैव गैस है ना, बायोफ्यूल होता है जो, वो 35,000 से लेकर 40,000 तक होता है ना। हाइड्रोजन गैस अगर देखा जाए तो 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी सबसे बढ़िया ईंधन है हाइड्रोजन गैस। तो अगर हाइड्रोजन गैस को एज ए ईंधन इस्तेमाल किया जाए, जो कि इस्तेमाल किया भी जाता है कहाँ पर, स्पेस में, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, वो भाई ये जो चीज़ है ना ये भाई बहुत बढ़िया है। हाइड्रोजन गैस को अगर जलाया जाए, वहाँ से अगर हीट निकाला जाए तो वो है ना हमारे एलपीजी से 3 गुना ज़्यादा, यानी सबसे अभी तक का बढ़िया देखने को मिल रहा है हाइड्रोजन गैस का जो है जलने के पार। लेकिन ये महंगा होगा, इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल आसानी से नहीं करते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ जलता है तो गैसेज निकलते हैं जो कि हानिकारक होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, कोई चीज़ जलने पर निकलता है तो हानिकारक है। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब जो कार्बन ईंधन है बिना जले कार्बन छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि 100% ये जल जाते हैं। अगर आप लकड़ी जलाते, कोयला जलाते तो 100% नहीं जलते हैं। बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो नहीं जलता, सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके हवा में उड़ता रहता है। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। क्या करते हैं सर? प्रदूषण फैलाते हैं। ये ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सांस लेने में दिक्कत होगी, बल्कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना, पृथ्वी की गर्मी को बढ़ाता है। दम्मा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, दम्मा जैसे श्वास रोग इस्तेमाल करते हैं, वो उपयोग करते हैं, पैदा करते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों से लिया गया। ऑफकोर्स हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अभी अभी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, अभी भी हो रहा है, हमारे इधर भी होता है। आसानी से उपलब्ध है, लकड़ी सस्ता है, परंतु लकड़ी के जलाने से बड़ी मात्रा में क्या निकलता है सर? धुआं निकलता है। अब इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है, सांस के रिलेटेड बीमारियां पैदा करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करता है। वृक्ष इस पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है और लकड़ी वृक्ष से काट करके मिलता है, इसीलिए लकड़ी के ईंधन से बचना चाहिए। लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, यानी जो ईंधन के रूप में लकड़ी की उपज होगी। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जंगल खत्म होता है। पर्यावरण के लिए जो हमारे पर्यावरण में एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करने वाला पेड़ पौधा है, वही पेड़ पौधा ही काट के फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहे हैं। जो खत्म करता है वो भी खत्म कर दिए और फिर अलग से पैदा भी कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से डबल नुकसान करते हैं हम लकड़ी जला करके। आपने कक्षा 7 में इस विषय में जो है पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, कक्षा 6 में भी था आई थिंक, नए सिलेबस में तो है। अब कह रहा है क्या? इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। देखो, और अच्छा कहाँ से आया है ये? ठीक है, लकड़ी कोयला वगैरह ही है ना। लकड़ी कोयला वगैरह ही जब जलता है तो अगर ये आधा अधूरा जला, अच्छे से नहीं जला, तो कौन सा गैस निकलता है बच्चों? एक और गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हानिकारक है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो और हानिकारक है। यह अत्यंत विषैल गैस है, जहरीला गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल सकता है। अगर आप बंद कमरे में जलाते हैं ठंडी के मौसम में, तो वो बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। अगर किसी कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरा हुआ है और वो व्यक्ति उसमें सांस ले रहा है तो वो मर भी सकता है, इतना खतरनाक गैस है ये। ठीक है, ओहो, इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। इसीलिए हम लोग को सोते टाइम में कम से कम, अगर ठंडे में कभी अंदर आग लगा भी लिए तो उसको खिड़की खोल के उसको हटा दीजिए, है ना, और उस धुआं को अपने रूम में मत रहने दीजिए, वो आपकी जान ले सकता है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जाहिर सी बात है, अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, मैंने सबसे शुरू में कहा था, याद कीजिए। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग एक अलग टॉपिक है, अगर आप चाहें तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी का, कैसे क्या होता है एक अलग टॉपिक है। आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ तो कॉमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। वही बात है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने, अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं। जो बड़े बड़े पहाड़ के बर्फ़ हैं,
बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघलते हैं। इससे क्या होता है, समुद्र में पानी का लेवल बढ़ता है। समुद्र में पानी के लेवल से क्या होता, बढ़ने से क्या होता है, टापू में पानी भर जाते हैं, डूबते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जिससे समुद्र में जल का स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाला तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाए, यानी डूब के कोई ऐसा भी देश वेश है वो ख़त्म भी हो सकता है। आइए सर, और भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि मौसम बेमौसम बारिश या फिर मौसम का अजीब गरीब हो जाना, जिससे कि आपकी बॉडी उसको मेंटेन ना कर पाए और उससे आप मर जाएं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप कोयला या डीजल जलाते हैं, इससे क्या गैस निकल सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आप क्या कह रहा है, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। अब कह रहा है सल्फर जो एक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दम घोटू मतलब सफोकेशन होने वाला, दम घुटने वाला गैस है ना, और संक्षारक भी है, मतलब कुछ चीज़ों को ख़राब भी करती हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। एक और गैस है सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ये पेट्रोल इंजन से निकलता है। डीजल से सल्फर डाइऑक्साइड और पेट्रोल से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये एक अलग टॉपिक है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूंगा अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। शायद किसी क्लास में आया भी हो पहले या बाद में आएगा ही, आप जान लीजिएगा। बट यही पेट्रोल के जलने से, डीजल के जलने से, है ना, सल्फर का ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है और बाद में ये पानी में मिल जाता है, हवा में उड़ करके बारिश में मिल जाता है और उससे क्या होता है, उससे अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा, है ना, बहुत सारे जलीय जीवों के लिए ख़तरनाक होते हैं और भी रीज़न है और भी हानि है इसके। कह रहा फसलों, भवनों, मृदा मतलब मिट्टी के लिए क्या होते हैं सर, बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। क्या, अम्लीय वर्षा किसके लिए, फसल के लिए, मिट्टी के लिए, बहुत सारे जीव जंतु के लिए, जंगल के लिए, है ना, पानी के लिए ख़तरनाक होते हैं, भवन के लिए भी, जैसे ताजमहल वगैरह। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ जो है ईंधन है। अब क्या कह रहा है, अब जो है नए नए गाड़ी आ रहे हैं ना, उसमें सीएनजी भर रहे हैं लोग। और हाँ, सीएनजी अच्छा है, सीएनजी पेट्रोल या डीजल से अच्छा है, क्योंकि इसमें कम से कम मात्रा में क्या निकलता है बच्चों, कम से कम मात्रा में इसमें सल्फर या नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है। इस तरीके से सीएनजी गैस कम नुकसान पहुंचाता है हमारे पर्यावरण को। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हमारा क्लास 8 का जो चैप्टर था, चौथा, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। चैप्टर को अगर आप जो है समझना चाहें तो एक बार आप ये वाला पढ़ सकते हैं, समरी क्वेश्चन आंसर मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं उसके हिसाब से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बताऊं तो बता दूंगा, लेकिन हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो एनसीईआरटी का चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।